पॉडकास्ट के अंदर आपको ये पता चलेगा कि यार कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जामिनेशन हो या गेट का एग्जामिनेशन हो, सबको क्रैक करने का तरीका, सूत्र क्या है? क्योंकि अनसर्टेन, जैसे हम यूपीएससी को कहते थे अनसर्टेन पब्लिक सर्विस कमीशन, बिल्कुल हाँ कि भरोसा नहीं होता कि भरोसा आप नहीं होता कितने है। लोग मेहनत करके भी नहीं क्लियर कर पाते हैं। सही। तो पहला स्टेज वही था, एग्जाम को जाना, इस एग्जाम की नीड क्या है, इस एग्जाम की डिमांड क्या है। डिमांड क्या है? आप सोच लो, एकदम श्योर शॉट हो जाओ, फैमिली को बता दो कि मैं इस एग्जाम की प्रेप करूंगा, एंड ट्रस्ट में ये 2 साल एटलीस्ट लेता है। आपके दोस्त भी वैसे होने चाहिए जिनके ड्रीम्स आपसे मिलते जुलते हैं, तो थोड़ी सी जर्नी आसान हो जाती है। ये कभी नहीं किया कि मैं सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूँ, या कि मतलब मुझे सिर्फ एक नर्ड, एक काफी टर्म यूज होती है कि नर्ड बन के रहूं। ये मत समझो कि कोचिंग ज्वाइन करोगे तभी हाँ। एग्जाम निकलेगा, राइट? ऐसा नहीं, पढ़ोगे तो एग्जाम निकलेगा, भले ज्वाइन करो या ना करो, बस पढ़ना जरूरी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और दोस्तों, ऐसे ही हौसले वाले हमारे साथ हैं कुशाग्र जी, जिन्होंने ईएससी यानी यूपीएससी का जो एक इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन है, जिसमें ऑल इंडिया रैंक 23 हासिल किया। और 23 थोड़ा सा रिजेंबल मुझसे भी करता है, क्योंकि मैंने गेट एग्जाम के अंदर ऑल इंडिया रैंक 23 लेके आया। तो मुझे पता है कि यार वो फीलिंग कैसी होती है। तो सबसे पहले कुशाग्र से पूछते हैं, कुशाग्र, ऑल इंडिया रैंक 23, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो कैसा लगा रिजल्ट के बाद? तो जब रिजल्ट आया तब तो मतलब ये था कि बहुत वेट कर रहे थे, बहुत वेट कराने के बाद रिजल्ट आया इस बार। हमें था कि जल्दी आएगा, तब तक था कि आ जाए रिजल्ट बस। मतलब पूरा इम्तिहान लिया गया, पूरा आपका? इम्तिहान लिया गया था इस बार। तो जब रिजल्ट पहली बार देखा तो मतलब पीडीएफ, मेरा तो उम्मीद थी कि बस काश की पीडीएफ देखते ही आ जाए, स्क्रॉल ना करना पड़े। एक शुरू का था, तो जैसी पीडीएफ खोली, देखा मतलब नाम, तो बहुत 3 बार चेक किया, रोल नंबर चेक किया मैंने कि सही रोल नंबर वाला है नहीं है। तो नहीं, जैसे शाम को आया था, तो जब सबको बताया तो नहीं, विश्वास नहीं होता बिल्कुल भी कि अरे मतलब फाइनली कुछ अच्छी एकदम से, क्योंकि विद इन मिनट्स आप एकदम से लगता है अजीब सा, यार ये सही है कि नहीं है एकदम। और मतलब उससे पहले अपने दोस्तों के साथ ही मैं कॉल पे था, तो हम वही बात करती, भाई देखो क्या होता है, बनेंगे नहीं बनेंगे। एकदम से रिजल्ट आया, तो वो शाम मतलब मंदिर गए थे सबसे पहले, वहीं पे किसी तरह निकली, जल्दी सो गया था मतलब। जब सुबह उठा तो तब एकदम लगा कि नॉर्मल डे है, तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पिछली शाम को कुछ ऐसा हुआ है। सही। फिर जब बेसिकली वही पेरेंट्स, फैमिली के चेहरे पे तो देखा कि अरे सब खुश हैं बहुत ज्यादा। पापा को खुश देखा पहली बार। मतलब इससे पहले भी अचीव की चीजें, पर इतना खुश पापा को तो कभी नहीं देखा था। सही। तो पहली बार होता है ना कि अपने पिता के चेहरे पे आप खुशी पहली बार देखें, तो वो अलग ही सेटिस्फैक्शन होता है। बिल्कुल सही। नहीं, पिता ऐसे भी है ना, खुश होते भी हैं तो कितनी बार क्या जाहिर नहीं करते, और गम भी होते हैं तब भी जाहिर नहीं करते, वो नॉर्मली रहते हैं सिचुएशन को। तो दोस्तों, कुशाग्र की पूरी जर्नी समझेंगे, पूरा मैं बता देता हूं कि इस पॉडकास्ट में आपको क्या क्या मिलने वाला है। इस पूरे पॉडकास्ट के अंदर आपको ये पता चलेगा कि यार कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जामिनेशन हो या गेट का एग्जामिनेशन हो, सबको क्रैक करने का तरीका, सूत्र क्या है, राइट? क्या फॉर्मूला है, क्या अप्लाई करना चाहिए जिससे आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। इसके साथ ही पूरे कुशाग्र की जर्नी के बारे में देखेंगे, और कैसे कैसे लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, कैसे उन्होंने उस चीज़ को फेस किया, राइट? फ्रेंड सर्कल के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इंटरव्यू के बारे में, जो बच्चों को काफ़ी कुछ जानना भी रहता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। कुशाग्र, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। स्कूलिंग कहाँ से हुई है, कॉलेज कहाँ से हुआ, क्या परसेंटेज रहा है? सर, तो स्कूलिंग मेरी प्रॉपर्ली दिल्ली से ही रही। पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, तो गवर्नमेंट क्वार्टर्स से दिल्ली में ही रहना हुआ शुरुआत से ही। अच्छा। तो स्कूलिंग में सेंट मेरी स्कूल था, सफदरजंग एनक्लेव में। शुरुआत मतलब सिंस नर्सरी टिल क्लास 12 सब कुछ वहीं से। एंड बोर्ड्स में था कि 10th में तो हमारे टाइम पे सीजीपीए सिस्टम होता था, तो 10 सीजीपीए उसमें। मतलब 10th में टॉपर? हाँ, कह सकते हैं। 12th में फिर 95% के अराउंड बोर्ड्स में आए थे। मतलब एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं, क्योंकि मैं इतना सीरियस नहीं था, ताकि तब, क्योंकि तब जेई दे रहा था मैं, जेई की प्रेप कर रहा था। सीरियस नहीं थे तो 95% आए थे, बहुत बढ़िया। तो फिर जेई मेनली फोकस जेई एडवांस था, क्योंकि मुझे आईआईटी जाना था। तो ये तब तक ये मन में ये था कि गवर्नमेंट जॉब ही लेनी है। गवर्नमेंट जॉब में सिंस यूपीएससी सबसे टॉप होता है, तो था कि यूपीएससी ही देना है। पर उसमें ये श्योर नहीं था कि ईएससी दूं, सीएससी दूं, क्या दूं, क्योंकि तब तक तो इतना पता भी नहीं होता कि भाई क्या आगे कैसे क्या प्रेप करते हैं। पर 12th में साइंस ही, तो थैंक्स टू गॉड जेई एडवांस में अच्छी रैंक आ गई थी। उससे आईआईटी दिल्ली में सिविल इंजीनियरिंग चाहिए भी थी, मिली भी वही। ओके। तो सिविल में गए, बीटेक आईआईटी दिल्ली सिविल से किया, 2018 एंट्री। Okay. और लास्ट ईयर ही ग्रेजुएट हुआ था मैं 2022 में। 2022। तो विद इन कॉलेज अच्छा, मतलब मैं डिपार्टमेंट रैंक 2 था अपने कॉलेज में, एंड गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ आईआईटी दिल्ली। ग्रेट। तो सीजीपीए 9 पॉइंटर था। तो कॉलेज लाइफ अच्छी गुजरी, पढ़ाई एकेडमिक्स पे एक कांस्टेंट फोकस एकेडमिक्स में हमेशा रहा, स्कूल में भी कॉलेज में भी। लेकिन साथ साथ एक्टिविटीज में काफी करते रहा था। Okay. ये कभी नहीं किया कि मैं सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूँ, या कि मतलब मुझे सिर्फ एक नर्ड, एक काफी टर्म यूज होती है कि नर्ड बन के रहूँ।
नहीं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट काफ़ी की, जैसे मेरी स्पीकिंग स्किल्स काफ़ी खराब थी शुरू में। ओके। तो मुझे मुझे याद है पहला मोटिवेशन कि पढ़ाई के अलावा भी कुछ करना है, आया था स्टूडेंट ऑफ द ईयर, एक मूवी आई थी बहुत पहले करण हम्म। जौहर की, जो करण जौहर पार्ट की, 1 हाँ वाली। बिल्कुल। तो उसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा है ना, मुंडा कुक्कड़ कमालदा। हाँ। तो मुझे था कि मुझे भी ऐसा बनना है। तो उसमें कहते 3 एज में एक्सीलेंसी चाहिए, आर्ट्स, एकेडमिक्स एंड एथलेटिक्स। सही। तो तब से कॉलेज में भी सेम वही कि सबको कॉलेज में फेमस होना होता है कि मतलब हमारा नाम हो तो आप कॉलेज मतलब में। फेमस थे कॉलेज में? हाँ, बाय द एंड ऑफ फोर्थ ईयर इवन टिल नाउ जूनियर सीनियर सबके बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, सबसे बात होती है अच्छे से। तो वही मतलब ये खुशी थी, स्कूल कॉलेज हमें एक ऐसा अचीव कर लिया था कि सब सही। अच्छे, सबकी हमने अच्छी इमेज थी, सब खूब जानते थे। कॉलेज में फेस्ट बहुत कराए, इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, अच्छी-अच्छी लीडरशिप पोजीशंस पे भी रहा। ओके। तो कॉलेज वेंट वेरी वेल। तो ये था कि जब कॉलेज में फन टाइम का पार्ट था कि जब तक मजे करने थे, जब तक एक्सप्लोर करना था खुद को, तो सब तब तब तक तक एक्सप्लोर खूब किया किया। पूरा। ये सब थर्ड ईयर तक की कहानी है कि थर्ड ईयर तक खूब मतलब जितना सब कुछ करना था किया। बाई जब फोर्थ ईयर शुरू हुआ तो जो मेरे दोस्त थे फ्रेंड सर्कल्स पर, हाँ। जैसे सर ने कहा था, तो 2 तरह के फ्रेंड सर्कल्स थे मेरे। एक तो जिनको यूपीएससी करना था, सिविल सर्विसेज हो गया, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, एक ये। और एक जिनको सिर्फ कॉर्पोरेट, जो मेरे कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रिकल के दोस्त थे, हाँ। उनको था कि कॉर्पोरेट ही जाना है उनका, दे हैड नो प्लान्स ऑफ यूपीएससी। ओके। तो जिनको कॉर्पोरेट जाना तो वो अपनी प्लेसमेंट प्रेप में लगे, जो यूपीएससी में थे वो अपनी उसमें मतलब कोचिंग में ज्वाइन सही कर बात ली है। थी। तो मैं तब भी थोड़ा डिलेमा में था, मतलब ये नहीं कि यूपीएससी करूँ, लेकिन सीएससी ईएससी का डिलेमा तब आ गया था। ओके। क्योंकि टिल थर्ड ईयर थोड़ा थोड़ा जैसे मेरे दोस्त जो सीएससी प्रेप कर रहे थे सिविल सर्विसेज की, तो उनके थोड़े नोट्स देखना, मटेरियल्स देखना, वो थोड़ा देखा था कि कैसे क्या होता है, आइडिया सही। दोनों एग्जाम्स का पूरा ले लिया था। तो तब ये कंफ्यूजन थी मैं सीएससी जाऊँ ईएससी जाऊँ। तो काफ़ी सीनियर्स ने रेकमेंड किया कि सीएससी में रिस्क फैक्टर काफ़ी ज़्यादा काफी रहता ज्यादा है। रहता है, सही। उनके जो मेंस एग्जाम होते हैं, जो प्रेप कर रहे हैं, जिनको जो पता होगा, मेंस एग्जाम काफ़ी लेंदी होता है, लेंदी बड़ा होता होता है। तो मुझे ऐसा रिस्क नहीं लेना था, है। मतलब सही। मैं इतना मतलब वो जिगरा वाला नहीं था कि ऐसा रिस्क उसमें कूदूं। ईएस का था कि मेंस न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, प्री में भी काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं। इट्स और मोस्टली टेक्निकल टेक्निकल बेस्ड बेसिकली, तो इसमें या तो अब यस हो या नो हो, ऐसे कुछ मिडल मिडिल नहीं रहता है। और व्यूज के बारे में नहीं नंबर मिलते हैं। तो सही। तब था कि तब बाय द एंड ऑफ फोर्थ ईयर था कि ठीक है अब ईएस कहीं एकदम श्योर है। कोचिंग पहले ले ली थी पर एकदम इतना सीरियसली पढ़ाई शुरू नहीं की थी। ओके। तो ऑनलाइन मटेरियल्स काफ़ी अवेलेबल होते हैं, मैंने ऑफलाइन बिल्कुल नहीं किया। ऑफलाइन सिर्फ मॉक टेस्ट दिए थे, हाँ। बाकी ऑनलाइन सब कुछ यूट्यूब पे बहुत फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं, अवेलेबल है। टेलीग्राम पे मिल जाता है आपको, दोस्त कर ही रहे थे। मटेरियल की कमी किसी को नहीं पड़ती, एटलीस्ट अब तो डिजिटली किस सबको किसी अवेलेबल को भी होता नहीं है। पड़ती। मतलब यार, आप मैं पूरा देख रहा था और सुन रहा था आपकी बातों को कि एकेडमिकली जबरदस्त 10 पॉइंटर, फिर 95%, फिर कॉलेज में 9 पॉइंटर, राइट? और आप एक्स्ट्रा जो करिकुलर एक्टिविटीज होती है उसमें भी पार्टिसिपेट करते थे। कौन कौन सी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते थे? सर मेनली तो एथलेटिक्स जैसे था कि 3 एज बोला था, आर्ट्स, एकेडमिक्स एंड एथलेटिक्स। तो एथलेटिक्स में था, मैं शॉट पुट में स्कूल लेवल पे, मैं अच्छा। डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलता, जोनल लेवल पे ओह। सिल्वर मेडलिस्ट शॉट पुट में। अच्छा। कॉलेज में भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट, मतलब जो फाइनल हमारे इंटर कॉलेज टूर्नामेंट होती थी उसमें बिल्कुल। एंड में गोल्ड जीता था। तो एक तो स्पोर्ट्स में शॉट पुट वाज माय मेन, बाकी हाँ। इंटर हॉस्टल तो काफी स्पोर्ट्स होते स्पोर्ट्स रहते होते थे। रहते थे। इसके अलावा आर्ट्स में मैं कॉलेज में होस्टिंग हो गई, एंकरिंग हो गई, मैं सेक्रेटरी था हिंदी समिति के अपने कॉलेज ओके। क्लब के। तो उसमें होस्टिंग, एंकरिंग, पोएट्री वगैरह ये सब में काफी इन्वॉल्व, मतलब ओके। जैसे हमारे जितने इवेंट्स होते थे सब में जाना, दूसरे कॉलेजेस में जाना, ड्यू के काफी कॉलेजेस में जाके परफॉर्म किया, जीता भी काफी कॉलेजेस में। सही। और लेकिन ये था कि बैक ऑफ द माइंड एकेडमिक्स हमेशा मतलब top दिमाग में priority रहता था रही। कि पढ़ाई पढ़ाई जरूरी करनी है। है। बिल्कुल। तो इसके बाद आपने एक चीज और, मैंने आपकी इस पूरी जर्नी में आप मुझे बता रहे थे तो ये आइडिया लग रहा था कि आपने फाइनल ईयर में जाके डिसाइड किया कि मुझे यूपीएससी ईएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरफ जाना है, और उसके बाद आपने प्रिपरेशन किया। और लगभग अभी 2023 चल रहा है, इसमें आपका रिजल्ट है, मतलब 1.5 ईयर मान Yes, सकते sir. हैं Yes, sir. आपने प्रिपेयर किया, Yes, उसके अंदर आपने इसको एग्जाम को Yes, sir. क्रैक कर लिया। क्या इसके अलावा भी कोई एग्जाम आपने फॉर्म फिल किया था या फिर दिया कभी, या दिमाग में आया कि ये देना चाहिए? सर मैंने गेट जैसे सब ईएससी कहते थे जैसे आपने एक सिविल Yes, sir, सर्विसेज yes, बोला, sir. इसके अलावा? ये सर जैसे था कि मतलब ईएससी के साथ लोग गेट का काफी भरते हैं, जैसे जब कहीं आप किसी भी सुनो सब कहते हैं गेट का भी भर देना, गेट। हाँ, गेट तो मुझे गेट का भी आइडिया देते बिल्कुल हैं। नहीं था गेट कैसे होता है, क्या एग्जाम होता है, उसके आउटपुट क्या होते हैं, उससे कहाँ रिक्रूटमेंट होती है। सही। बस ये था कि सब भर रहे थे तो गेट का मैंने भी भर दिया कि अच्छा। भर देते हैं, कि मतलब ठीक कोई एग्जाम होता है, मतलब प्री हमारे प्री से जस्ट 1-2 हफ्ते पहले ही होता है, पहले ही होता है, बिल्कुल। तो मतलब गेट भर देते हैं। तो मैंने पढ़ाई गेट की अलग से कुछ पढ़ाई नहीं की थी मैंने, कि मतलब मैं अलग से कुछ करनी भी नहीं होती ना, कुछ अलग से कभी फोकस किया। गेट की पीवाईक्यू ईएस के पर्पस से देख लेता था, क्योंकि काफी कंसेप्चुअली काफी अच्छे कंसेप्चुअली पीवाईक्यू होते अच्छे हैं, आते हैं। तो उसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते थे, तो पीवाईक्यू देख लेता था, पर मॉक्स कभी नहीं लगा गेट के। ओके। ये था जब गेट फाइनली आ गया कि फेब में मुझे पता चला कि ठीक है, शायद 12 या 13 फेब को हमारा गेट था सिविल का। फर्स्ट और सेकंड वीक के आसपास हाँ, होता है, तो इस बार तो मेरे ख्याल से सिविल का 10 के बाद ही हाँ था। वही 12-13 फेब के आसपास था। प्री से हमारे यूसीएस ईएससी के प्री से एग्जैक्टली एक हफ्ता पहले। बिल्कुल। तब था कि सेंटर भी आ गया, सब कुछ आ गया, सेंटर ज्यादा दूर था नहीं, तो पापा कहते कि जब भरा है तो दे आओ एक बार।
मैं क्या मॉक्स देता हूँ क्योंकि प्री से एक हफ्ते पहले आपका एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। बिल्कुल सही बात। आपको पता है कि आप वहाँ पे 3 घंटे बिताओगे, आने जाने का टाइम लगेगा, उतने में आप बहुत कुछ कवर कर सकते हो, सही। क्योंकि आप और तब जो पढ़ रहे हो आप प्री में वो बहुत एकदम फ्रेशली याद रहेगा। सही। तो मैंने घर पे उससे पहले एक मॉक दिया देखने के लिए, 2 मॉक्स दिए थे इनफैक्ट, 2 मॉक्स दिए, नंबर अच्छे नहीं आए गेट के, जो मतलब कट ऑफ्स वैसे यूजुअली होती है। मैं कहा गेट नहीं दूंगा मैं इतना टाइम नहीं स्पेंड कर सकता कि मैं जाके दूं, और अलग एग्जाम स्ट्रेस होती है वो कि बिल्कुल, उसका माइंडसेट बिल्कुल थोड़ा यस। अलग है। और एक इसमें ये दिक्कत थी कि जब मैंने अपना जेई दिया था तो उस टाइम भी ऐसा था कि तब जेई मेंस में मेरी थोड़ी अच्छी रैंक नहीं थी, एडवांस में काफी बेटर हो गई थी। पर जब जेई मेंस का थोड़ा खराब हुआ था मेरा, तो एक मेंटल सेटबैक लगता है एडवांस से पहले हाँ, कि क्या थोड़ी खराब हो गई रैंक, क्या मैं एडवांस में अच्छा कर पाऊंगा। सही। तो मैं सेम इसमें नहीं चाहता था कि गेट में अगर थोड़ी खराब रैंक आए तो मेरे ईएस का मेन से ईएस का इंटरव्यू उससे इफेक्ट हो, इफेक्ट हो, सही। क्योंकि गेट भी सिविल ही पूछता है, एकदम कोर सिविल है, बिल्कुल। और मैं सिविल के एग्जाम में ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं ईएस कैसे दूंगा, वो तो इससे टफ होता है। तो इसलिए मैंने था कि गेट का फॉर्म भर दिया था, एक मॉक देख के लगा कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है, तो इसे ड्रॉप कर दिया था। आई वाज ओनली फोकस्ड ऑन ईएससी कि यही एक एग्जाम देना है, अच्छे से देना है, शिद्दत से देना है, इसी को निकालना है। बिल्कुल, बहुत मतलब यार कुशाग्र, एक चीज़ और बताता हूँ आपको, ये सेम इंसिडेंट जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे वो डेजा वू वाला फीलिंग आ रही थी, क्योंकि सेम मेरे टाइम में एक और थे, मेरे फ्रेंड है काफ़ी, अभिषेक करके नाम है, अभी रेलवे के अंदर ईएससी में 13 रैंक आई थी। उनका भी गेट बिगड़ गया था, और गेट में मेरे ख्याल से 8000 के आसपास या 6000 के आसपास रैंक आई थी, और उसके बाद वो बहुत टेंशन में थे, क्योंकि वो डू एंड डाई वाली उसकी कंडीशन थी। उसके बाद ईएससी का एग्जाम दिया था उसने, ईएससी के अंदर रैंक निकाल दिया था। तो कितनी बार ऐसा होता है कि आप एक एग्जाम के अंदर परफॉर्म, अच्छा ऐसा नहीं कि एक में परफॉर्म नहीं करोगे तो ही दूसरे में हाँ। परफॉर्म करोगे। बहुत सारे बच्चे आपके हाँ, आईआईटी हाँ। दिल्ली के लास्ट ईयर भी मैंने पॉडकास्ट किए थे, इलेक्ट्रिकल के कुछ बच्चे आए थे जिनकी गेट में भी अच्छी रैंक हाँ, थी और ईएससी के अंदर भी अच्छी रैंक थी, राइट। ईएससी उन्होंने चूज किया। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गेट और ईएससी दोनों क्रैक करते हैं, बहुत सारे लिखते होते हैं जो फोकस्ड होते हैं, राइट। और आईआईटी दिल्ली की जब बात कर रहे थे, तो जो टियर 2 टियर 3 कॉलेज के जो बच्चे हैं, राइट, उनको मैं सजेस्ट करता हूँ कि यार जब आप जाओगे ना, वो फीलिंग लोगे ना, अभी बात भी करेंगे कॉलेज के अंदर क्या क्या एक्टिविटी करते थे, तो वो सब सारी चीज़ें अगर आप फीलिंग लेना चाहते हो तो आपको वहाँ पहुँचना होगा, राइट। और वहाँ पहुँचना होगा ना, तो वहाँ पहुँचने का एक ही रास्ता है, दैट इज कॉल्ड गेट, राइट। तो गेट दोगे तो आपको वहाँ एडमिशन मिलेगा, और वहाँ पर जाकर आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। एक चीज़ और, आपने फाइनल ईयर में डिसाइड किया और उसके बाद आपने अभी क्रैक भी किया 1.5 ईयर की लगभग प्रिपरेशन में। एक छोटी सी चीज़, क्योंकि आईआईटी के अंदर है तो कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट चलता होगा, Yes, sir. तो प्लेसमेंट हुआ था कॉलेज में, बैठे थे प्लेसमेंट में? यस सर, जैसे जब दिसंबर 1 हमारे प्लेसमेंट शुरू होता है, मतलब कंपनीज इंटरव्यू शुरू होते हैं, उससे पहले मतलब माहौल पहले से बनने लगता है। सही। तो मुझे याद है नवंबर तक कंपनीज आने लगी थी, सीवीज मांग रहे थे कि आप सीवी, अगर आपको बैठना है तो सीवी पहले ही मांग लेते हैं, अराउंड 1.5-2 महीने पहले आपको सीवी डिपॉजिट देनी करनी होती होती है, सही बात उनको। तो सीवी मैंने भी दे दी थी, क्योंकि सीजीपी अच्छी थी, काफी लीडरशिप पोजीशंस थी, एक्स्ट्रा करिकुलर काफी थे, तो दोस्तों ने कहा कि दे बैठ जा, देख ले क्या होता है। तो कुछ दोस्तों ने नहीं बैठे, जो बहुत ज्यादा मतलब थे कि नहीं हमें जाने नहीं है, टाइम की वेस्ट करना है। सही। मैं तब भी एक बार एक्सपीरियंस कर लेते हैं कि मतलब अगर नहीं पसंद आया तो एटलीस्ट मन में वो कभी नहीं रहेगा कि मैंने ट्राई भी नहीं किया या फिर उस वे में जा सकता था। तो मैं गया, मुझे मेरी प्लेसमेंट लग गई थी, एक कंसल्टिंग कंपनी में लग गई थी। जो मेरे साथ के कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रिकल के थे, दे बैग्ड, उनके काफी हाई पैकेजेस लगे थे, करोड़ में लगे थे, मतलब 1.2 1.5 सीआर के आसपास। तो मतलब वही सीएस उनके लगते हैं जो सीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब ऐसे फील्ड है जिसमें हाई पेइंग Yes. जॉब देती है कंपनी, आईटी की कंपनी आती है वो लेके Yes. जाती। तो कितने दोस्तों का, या दोस्तों छोड़िए, पहले दोस्त पे बात करते हैं, कितने दोस्त था जिनका 1 करोड़ से ज्यादा का पैकेज लगा था? जो मेरे एकदम बेस्ट फ्रेंड्स में थे, जो बहुत क्लोज, उसमें तो 5 थे कि जो हम बहुत लोग ग्रुप है। वैसे इन जनरल जितना मैं जानता हूँ 32 लोगों को तो मैं जानता हूँ जिन्होंने 1.2 सीआर प्लस लिया था, और 1 सीआर 1.1 या 1.05 के आसपास, टोटल 50 थे, मतलब अराउंड 50 बच्चे 1 सीआर प्लस ले गए थे। और फर्स्ट डे प्लेसमेंट का हाँ, कितने day बच्चे one. होंगे? डे 1 पे ही हुआ ये डे सब? वन, सबका डे 1 पे। ओह, मतलब देखो यार, जब भी कभी मैं बात भी करता हूँ ना, कभी बहुत सारे लोग बात करते हैं कि आईआईटीज में करोड़ों का पैकेज लगता है, राइट, स्पेशली इन द सीएस और इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड की बात। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जनरली कोर कम, पर वो आईटी से रिलेटेड हाँ, कंपनी IT है, related ज्यादा। तो बच्चे सोचते हैं ऐसा थोड़ी होता है। तो होता आपको है। सामने लाइव एग्जाम्पल दिख रहे हैं। एक और चीज, इतने सारे बच्चों का प्लेसमेंट हुआ, आपके दोस्त का करोड़ों में प्लेसमेंट हुआ, राइट, और अच्छे खासे दोस्त भी थे, आपकी प्लेसमेंट हुई, आपने छोड़ दिया। पहली चीज, कुछ डाइसी रहा नेचर की, यार जॉब के साथ प्रिपेयर कर लेता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ जॉब, राइट, क्या क्या सोचा आपने, कैसे प्रिपेयर किया फिर? मतलब सर ऐसा था कि जब बैठा था प्लेसमेंट में तो सोच के ही बैठा था कि छोड़नी ही है, बस एक अलग एक्सपीरियंस के लिए बैठ रहा हूँ, एक न्यू एक्सपीरियंस होगा, बहुत ज्यादा पता चल जाएगा कॉर्पोरेट वर्ल्ड काम कैसे करता है। क्योंकि तब तक मैं प्रेप को वही इतना सीरियस नहीं हुआ था, मटेरियल सब आ गए थे, कोचिंग वगैरह सब शुरू हो गई थी, पर इतना सीरियस नहीं हुआ था कि मतलब ठीक है सब छोड़ छाड़ के अभी यही करो। सही। प्लस थोड़ा पीयर प्रेशर, मतलब जॉब वाले दोस्त ज्यादा थे,
तो 1 महीने था कि 1 महीने लगेगा, देख लेते हैं करके। लग गई थी जॉब, ऑफ़र तब ये कि आ गया था आपके पास, ऑफ़र आ गया था, यू हैड टाइम टू रिजेक्ट, तो बाद में रिजेक्ट करना ही था तो वो कर दिया था मतलब। करते वक़्त ऐसा बिल्कुल डाउट नहीं आया था कि मैं करूँ ना करूँ। आई वाज़ वेरी श्योर कि अब तो ईएस ही देना है, क्योंकि सब कोचिंग मतलब ऑफ़िशियली भी सीरियसली भी शुरू करने वाला था मैं। सही। तो जब उनकी लग गई पैकेजेस तो तब शुरू कर दी थी। तो ये था कि वो लोग मतलब सेलिब्रेट करते हैं जो जॉब बिल्कुल जल्दी सही। लग जाती है। वो वही खूब पार्टीज़ करते थे, खूब सेलिब्रेट करते थे। तो ये है कि तब से वो सैक्रिफाइस वाला दौर शुरू हो गया था ओह! कि अब आपको मतलब ये अपनी सोशल लाइफ़ गिव अप करनी पड़ेगी। जो मतलब मैं तब तक रील्स एंड मीम्स में देखता था कि अरे सोशल लाइफ़ चली जाती है, वो नहीं होता। फिर एक्सपीरियंस करना शुरू किया, क्योंकि आपको पता है कि आज आपको सॉन्ग खत्म करना है या एनवायरनमेंट बहुत बल्की है, तो एनवायरनमेंट आपको 1 महीने में खत्म करना है, खत्म वरना करना है। बहुत लंबा खींचेगा। सही बात है। तो अगर आपको 1 महीने में खत्म करना है तो आप पार्टीज़ पे जाना या लेट नाइट मूवीज़ हो अब गई, अवॉइड करना सब पड़ेगा। अवॉइड करना पड़ता है। इवन दोस्त सैक्रिफाइस मतलब फाइनल ईयर में सैक्रिफाइस वाला दौर शुरू हो गया था। ये ओके। 7 सेमेस्टर की बात है, जब एकदम सीरियस हो गया था कि अब तो करना ही करना है। तो तब शुरू हो गया था वो, तब फ़ील होने भी लगा था। तब थोड़े कन्फ्यूजन्स आते थे कि यार क्या सही फ़ील्ड चूज़ डिस की है। सही। क्योंकि अनसर्टेन, जैसे हम यूपीएससी को कहते थे अनसर्टेन पब्लिक सर्विस कमीशन बिल्कुल है, हाँ। कि भरोसा नहीं होता कि भरोसा आप नहीं होता इतने है। लोग मेहनत करके भी नहीं क्लियर कर पाते हैं। सही। तो वही तब थोड़ा लगता था कि हम सब कुछ त्याग भी रहे हैं, मतलब पर्सनल रिलेशनशिप्स को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, दोस्तों से मिल नहीं पा रहे हैं। सही। जैसे मुझे मतलब सोना सबको पसंद होता है बहुत ज़्यादा, तो नींद नहीं हो पाती पूरी, मतलब कि आपको पता है कि डेली टारगेट्स थे मेरे कि आज इतना पढ़ना ही पढ़ना है या आज इतने पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, तो उनको करके ही सोता था। तो था कि भई नींद कम लेनी पड़ेगी। तो ये सब मतलब तब हो गया था सैक्रिफाइस का दौर शुरू, तब बहुत फियर्स एंड कन्फ्यूजन्स आते थे। एक चीज़ और, जब आपने शुरू किया, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों के साथ ये इशू रहता है कि ये शुरुआत सोच लेते हैं, पहले डिसाइड आपने किया कि यूपीएससी या में जाना है, चाहे वो ईएससी हो या सिविल सर्विसेज, उसमें जाना है। बाद में आपने सिविल यस। सर्विसेज को हटा के आपने चूज किया। जब आपने सेलेक्ट कर लिया कि अब मुझे इसी डायरेक्शन में चलना है, फिर आपका फर्स्ट स्टेप क्या था प्रिपरेशन को लेके? सर पहले तो वही जैसे और बच्चों को क्या यस करना सर। चाहिए इसके लिए? जैसे मैंने इतना कि कोटा फैक्ट्री सबने ही देखी होगी, हम्म, लोग जेई पे है, तो उसमें कहते हैं कि जिस एग्जाम को दे रहे हो पहले उस एग्जाम को पढ़ने से पहले, एग्जाम का पढ़ने से पहले एग्जाम को पढ़ो। बिल्कुल तो सही। पहले एग्जाम को पढ़ा कि चाहिए एग्जाम क्या होता है, क्योंकि हमें प्री मेंस इंटरव्यू बेसिक बेसिक पता है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है पहले वो, जैसे यूट्यूब पे सर की भी काफी वीडियोस है, मतलब काफी वीडियोस मिल जाती है अबाउट द एग्जाम, एग्जैक्ट क्या बिल्कुल। सिलेबस क्या होता है, किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना होता है। तो पहला स्टेज वही था, एग्जाम को जाना कि इस एग्जाम की नीड क्या है, इस एग्जाम की डिमांड क्या है। डिमांड क्या है? तो उस हिसाब से जब श्योर हो गया था एकदम कि ठीक है ये एग्जाम सही लग रहा है, टेक्निकल बेस ज्यादा है, टेक्निकल कॉलेज में थोड़ा पढ़ा भी है, सही। बाकी मतलब 1 साल मेरे पास, मैं मन में ड्रॉप का सोच लिया था कि 22 में नहीं, 22 में ग्रेजुएट हुआ, 22 में अपीयर नहीं होना है, 23 में ही अपीयर होना है। ओके, पहले से तो डिसाइडेड पहले था। डिसाइड था कि मतलब मुझे था कि अच्छा अटेम्प्ट दो, सीरियस अटेम्प्ट दो, पहला अटेम्प्ट जो भी होगा मतलब, सही। क्योंकि हाफ हार्टेडली देने का पॉइंट नहीं था। तो पहले एग्जाम को समझा, उसके बाद रिसोर्सेज कलेक्ट करना शुरू किए थे, दोस्त जो ऑलरेडी प्रेप कर रहे थे, फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सही। क्योंकि जब मेरे जॉब जो कॉर्पोरेट दोस्त थे वो तो अपने थे, पर एक हमारा यूपीएससी ग्रुप अलग से बन गया था, क्योंकि Okay. बाय द एंड ऑफ 7 सेमेस्टर जब प्लेसमेंट्स हो गई हैं तो क्लियर हो जाता सबको कि अब हमें इस इस field डायरेक्शन में जाना है। चलना है। तो उनके साथ बैठा, उनके साथ ग्रुप बनाया, सबका मटेरियल सबके पास अपने अपने अलग अलग होते हैं, शेयर किए, देखा सही कैसे बात। क्या शुरू करना है। तो वैसे शुरुआत की। तो कोई सोच रहा है तो पहले एग्जाम को क्लियर हो जाओ, आप सोच लो एकदम श्योर शॉट हो जाओ, फैमिली को बता दो कि मैं इस एग्जाम की प्रेप करूंगा, एंड ट्रस्ट में ये 2 साल एटलीस्ट लेता है। मैंने भी 2021 में शुरू किया टुवर्ड्स द एंड, तो 22 और 23 में रिजल्ट आया। तो 2 साल तक मतलब अनसर्टेनिटी वाला दौर रहा, जब तक इंटरव्यू के जब मार्क्स तक नहीं आ गए। नहीं आ गए, सही बात है। तो दोस्तों, जब भी कभी आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना है किसी भी एग्जाम का, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले उसको जानिए कि वो है क्या, उसका सिलेबस क्या है, क्या डेप्थ तक जाना पड़ता है। कुछ पीवाईक्यू भी देख लो, उससे आपको Yes, sir. आइडिया लग जाता है कि किस डायरेक्शन में हमको मूव करना पड़ता है। और आजकल आप जिस एरा में जी रहे हो ना, आप एक वीडियो ढूंढोगे 50 वीडियो आपको मिलेगा, राइट। आप बस इंटेंशन आपका होना चाहिए, आपकी पता होना चाहिए आपको किस डायरेक्शन में बढ़ना है। बस आपको हेल्प करने के लिए पूरी सराउंडिंग्स आपकी हेल्प करेगी। और जैसा बताया ना कुशाग ने, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है सर्कल। शायद कुशाग्र को आइडिया था कि मुझे इस डायरेक्शन में चलना है, और वो अपनी सराउंडिंग्स को अपने साथ लेते चले गए। उन्होंने यूपीएससी सोचा, उनके दोस्त यूपीएससी वाले ग्रुप बन गए, राइट। हमारे साथ भी और आप लोगों के साथ भी यही करना जरूरी, नहीं तो होगा कि हमेशा फ्रस्ट्रेट रहोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रिपरेशन कर रहे हो यूपीएससी का, इंजीनियरिंग सर्विसेज का, और आपके दोस्त करोड़ों के पैकेज बैठे हैं। अब वो डेली आपको फोन करेंगे, देख आज मैंने ये एप्पल खरीदा, आज मैं यहाँ घूमने के लिए पेरिस चला गया। वहां से आपके मन में एक थोड़ी सी प्रेशर ऑटोमेटिक, जिसकी आपके लाइफ में रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। आप ऑटोमेटिक ही 1 साल बाद सेटल होने वाले ही हो, बट वो 1 साल के ड्यूरेशन में इतना प्रेशर हो जाएगा जिससे आप कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट हैम्पर करेगा, राइट। और कूल माइंड से आप पढ़ नहीं पाओगे। तो पहले आपके दोस्त भी वैसे होने चाहिए जिनके ड्रीम्स आपसे मिलते जुलते हैं, तो थोड़ी सी जर्नी आसान हो जाती है, राइट। वो कहते हैं ना यार कि अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना ना, तो ऐसे लोगों को ढूंढो जो मुंबई जा रहा हो,
तो बात करते हुए जाओगे ना, थोड़ा जर्नी छोटा लगेगा आपको। तो ये सब चीजें करनी चाहिए। कुशाग्र, एक चीज और सर, एक फ्रेंड सर्कल के बारे में एक चीज और जी। फ्रेंड्स ऐसे जो टॉक्सिक ना हो, जैसे जब हमारा ग्रुप था, जो हम लोग यूपीएससी, हम लोग का दोस्तों ग्रुप था, तो अकेलापन बहुत फील होता है प्रेप के बीच में कि सही आपको बात है। बहुत कंफ्यूजन वाला दौर होता है, अनसर्टेनिटी वाला, फेयर वाला। तो उस अकेलेपन को हैंडल करने के लिए अगर आपके दोस्त बहुत अच्छे हैं, जैसे मेरे दोस्त जो है सीएससी का दे रहे हैं वो, तो हम लोग बाहर रात के 2-3, जैसे मैं लेट नाइट पढ़ता था, मतलब मेरी आदत वो थी, सबकी अपनी आदत होती है, मैं सही लेट बात है। नाइट वाला। तो जैसे रात के 3 बज गए, एकदम शांति है, सब सो गए हैं घर पे, तो थोड़ा थोड़ा हिट करता था कि एम आई डूइंग द राइट थिंग, कि सही कर रहा हूँ क्या मैं। सही क्योंकि ऑलरेडी कॉलेज में अगर इतना अच्छा परफॉर्म कर लिया तो थोड़ा और डर लगता था कि अगर अब सही फेल बात हुआ है। तो खुद की ईगो पर कितना एक बड़ा वो अपना होगा। खुद का ही प्रेशर अपन ने ले हाँ। रखा था, जो हमने एक इमेज बना रखी थी उस चीज की। उसकी मतलब खुद से एक्सपेक्टेशंस भी थी कि नहीं इसमें अच्छा करना है, सही और कि बात। नहीं भी होती, जैसे काफी दोस्तों की नहीं भी है, उनका अलग, उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा है, सही। फैमिली बर्डन काफी, सही बात ओनली है। उनकी भाई अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो उस अकेलेपन को दूर करने के लिए, वो जो बहुत एंग्शियस वाली स्टेट होती है, सही। उसके लिए मैं रात के 3 बजे भी दोस्तों को कॉल कर लेता था, व्हाट्सएप पे बात हो गई, कॉल कर लिया, आधे घंटे बात के लिए, 15 मिनट बात के लिए, तो वापस कि अरे वो भी सेम फेस कर रहा है, मैं भी फेस कर रहा हूँ, ठीक है भाई भाई साथ भाई भाई निकालेंगे। साथ साथ हो गए। तो सही। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, अच्छे दोस्त होना बहुत, क्योंकि मैं पेरेंट्स को ये नहीं बता सकता कि सर पापा आज मतलब बहुत टेंशन हो रही है, उनको टेंशन हो जाएगी। और सही बात क्योंकि है। मैंने एक बार कोशिश की थी मम्मी को बताने की कि मम्मी ऐसा बहुत थोड़ा डर लग रहा है, पता नहीं अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। तो मम्मी 2 दिन तक इसी में परेशान रही कि बेटा को कहाँ डाल दिया, नौकरी करवा लेती। तो सही मैं कहा बात है। पेरेंट्स को तो नहीं बताना है। तो सही। दोस्तों के साथ बात करते थे, वो भी समझते थे, वो भी सेम जो प्रेप कर रहा है, प्रेप वाला फेज है ही, मतलब ये प्रेप वाला फेज आपको मेंटली इतना स्ट्रांग बना देगा कि अब आपकी सर्विस में जो भी दिक्कतें आएंगी वो आप बहुत इजीली हैंडल कर लोगे। सही बात है। पर मेरे साथ तो थोड़ा सा अलग रहता था सिचुएशन। मैं क्या, थोड़ा मम्मी पापा के थोड़ा क्लोज था, तो मेरे से जो भी चीजें होती थी मैं बता देता था उनको, और वो समझते थे भी चीजों को। कभी कभी जैसे मैं जॉब को क्विट कर रहा था मैं, तो जब मैं गवर्नमेंट क्विट करना चाह रहा था, मैं बेसिकली बिहार से हूँ, तो गवर्नमेंट जॉब वहाँ पे क्विट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो जैसे आपने प्राइवेट की क्विट किया, तो प्राइवेट तो मैं 4-5 क्विट कर चुका था उस समय। घर वालों को थोड़ा सा प्रेशर हुआ, बट कोई दिक्कत नहीं। जब मैं गवर्नमेंट जॉब छोड़ रहा था, तो उनको टेंशन हो रही थी, यार छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। पर मम्मी बाद में सपोर्ट करने लगे। जब मैं टीचिंग, मेरी मम्मी जो है वो 5th पास है, मतलब 5वीं तक ही पढ़े हुए हैं, राइट। बट जब मैं टीचिंग फील्ड में आया तो मैं सर्टेन नहीं था, पर मुझे मजा आता था। तो मम्मी को मैं बोलता था मैं टीचिंग में जाऊंगा, तो मेरी क्लास होती थी, तो मैंने अपने घर पे व्हाइट बोर्ड लगा रखा था उस समय। मेरी मम्मी बैठती थी, और मैं लेक्चर लेने से पहले उस व्हाइट बोर्ड पे मेरी मम्मी को पढ़ाता था, और पढ़ाता था जो इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट होते, कंट्रोल, सिग्नल, ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाता था। उनको कुछ नहीं पता, वो 5वीं पास है, पर वो 2 घंटे तक बैठती थी, वो देखती थी, और बाद में बोलती थी, फीडबैक देती थी, तू बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, राइट। तो वो थोड़ा सा मोटिवेट करती थी उस चीज़ को लेके। और स्टार्टिंग में थोड़ा वो भी डाइसी रहते थे कि यार इसने इसको छोड़ के सही किया, गलत किया, बट नाउ एंड द लास्ट सब सेटिस्फाइड है, सब कुछ अच्छा है। सर नहीं, मतलब आप चाह के भी नहीं, आपको जैसे ये होता है कि अगर आप सीरियसली प्रेप करें तो आपको गिल्ट फीलिंग अपने आप आने लगती है, क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं इनजस्टिस हो रहा होता है। यस सर, क्योंकि आपको पता है कि जिसमें सिर्फ ईएससी की ही बात करूं तो एटलीस्ट 1 लाख बच्चा तो इसकी प्रेप कर रहा होगा, सारे बिल्कुल, डिपार्टमेंट्स मिला के, बिल्कुल सीरियसली सही। मतलब 1 लाख, मतलब मॉडरेट नंबर। हाँ, सारे ब्रांच मिला के इतने बच्चे सीरियस नोट पे प्रिपरेशन हाँ, कर रहे होंगे डेफिनेटली। तो उसमें लगता है कि अगर आप मजे कर रहे हो, और कोई बंदा कहीं मतलब कोई पीजी लेके या कहीं किसी मतलब एडवर्स कंडीशन में तैयारी कर रहा होगा बहुत सीरियसली। सही बात है। लोग मतलब 10-10, 12-12, 14 घंटे भी पढ़ते होंगे इसके सही लिए। बात है। तो फिर आपको लगता है, अपने आप गिल्ट आने लगता है, इनजस्टिस लगता है कि सही नहीं कर रहा हूँ मैं। और प्लस दिस इज द करियर डिफाइनिंग मोमेंट, मतलब इन चीजों के लिए आप, जैसे अब मैं बन गया, मैं बस 23 साल का हूँ अभी, जस्ट शुरू हुई है जवानी। सही बात है। तो अब बन गया हूँ, अभी बहुत टाइम, मतलब ट्रस्ट में बहुत ज्यादा टाइम है। सही। मतलब आप और जितने भी शौक लास्ट 2 या 1.5 साल में नहीं पूरे कर पाए, घूमना रह गया, साथ भी जाना, घूम के पार्टीज वगैरह रह गई, इवन फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। जैसे मैं फैमिली के साथ भी मतलब एक कमरे में घर में, मतलब मैं घर पे ही तैयारी करता था, पर तभी वो कमरे में बंद हो गया, मतलब पढ़ ही रहे हैं, बात किसी से नहीं सही कर बात पाते है। थे। अब सब फैमिली के साथ भी, जैसे फैमिली के साथ ही घूम रहा था मैं, अभी रिसेंटली वापस आया, तो अब सब कुछ करने का बहुत इनफ टाइम होता है, और वो करियर डिफाइनिंग मोमेंट है। सही अभी बात है। मैं अच्छी रैंक आ गई तो अब खुशी भी होती है आप एंजॉय करने में। अगर मैं सही तब घूम फिर रहा होता तो खुशी भी नहीं होती, एक स्ट्रेस रहता। अभी ये कि आप कुछ बन गए हो, आपका नाम अच्छा हो गया है, तो बहुत अंदर से सेटिस्फैक्शन होता है सेटिस्फेक्शन मिल कि जाता है। आई एम सही। समथिंग दैट नाउ आई एम एंजॉयिंग। सही बात है। तो थोड़ा प्री टाइम पे थोड़ा हिल गया था शायद, इसलिए थोड़े प्री में थोड़े कम मार्क्स रह गए, बाकी मेंस इंटरव्यू प्री में कितने मार्क्स आए थे आपके? 274 सर। 274 आउट ऑफ 500। 500 तो 274 थोड़े से कम है, बट ठीक। और मेंस में कितने आए? सर 490, 419 आउट ऑफ 600। ओह, तो इसमें तो फोड़ दिया था आपने। और इंटरव्यू का क्या रहा? 136 आउट ऑफ 200, थर्ड हाईएस्ट। 136 आउट ऑफ 200। ओह, वन मतलब बहुत तगड़ा था। थर्ड हाईएस्ट। थर्ड हाईएस्ट इन द इंटरव्यू। ग्रेट। मतलब लोग काफी जैसे पूछते हैं, सर से भी डिस्कस हो रहा था, सर भी कहते हैं कि सर के पास भी काफी जूनियर्स के टेक्स्ट आते हैं कि सर आदत हो गई है अब तो। हाँ, कि मेरे पास ये टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब हमेशा हर, अगर मैं 3-4 दिन में बात करूं तो एक कॉल जरूर आता है, 1-2 कॉल, कि सर ब्रेकअप हो गया, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, किताब खोलता हूं तो उसी की शक्ल दिखती है, सर मैं क्या करूं? तो मैं उनको हमेशा ये बोलता हूं कि यार
तो सीरियस ही नहीं अपने टारगेट को लेके। जो टारगेट को लेके सीरियस होता है वो इन सब चीज़ों को वैसे भी अवॉइड कर सकता है, और मतलब फोर्सफुली आपको अवॉइड करना पड़ेगा चीज़ों को लेकर अगर कहीं ब्रेकअप हो रहा है तो और हमेशा मैं बोलता हूँ कि ज़िंदगी में जब तक अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते ना, ये सब चीज़ें वर्क नहीं करती, राइट। हो सकता है एक आध % केस में वर्क कर भी जाए, बट हमेशा हर एक चीज़ वर्क तभी करेगी जब आप सक्सेसफुल होंगे। और आपके सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है आपका एग्जाम निकालना, और एग्जाम निकालने के लिए जरूरी है कोई भी जो भी एग्जाम आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसको ईमानदारी से टाइम देना उस एग्जाम को, और उसके लिए प्रिपेयर करना, राइट। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मतलब वही जैसे सर ने कहा कि भाई जैसे मेरा भी प्री से थोड़ा पहले पता चल गया था कि सब ऐसा हो रहा है, बस मैंने कन्फ्रंट नहीं किया था, लगा घर से भी निकलना नहीं है, सिर्फ प्री देना है, क्योंकि अगर इसमें अच्छा स्कोर आया तो एक एज हो जाती है, क्योंकि प्री इज एमसीक्यू बेस्ड, तो उसमें काफी कुछ आपके हाथ में होता है। मेंस तो सब्जेक्टिव हो गया, उसमें एग्जामिनर पे काफी डिपेंड करता है, ये सब आपके हाथ में है। तो मैंने वही कहा कि जब मैं एग्जाम निकाल लूंगा तो जब मेरे दोस्त मेरे स्टोरी डालेंगे उससे बड़ी कुछ सही नहीं। बहुत सही बात थी। एग्जाम निकला तो जब मैंने इंस्टा खोल, जब मैंने तो पोस्ट डाली थी कि एग्जाम निकल गया, फिर जब इंस्टाग्राम खोला तो उस व्हाट्सएप पे 275-500 चैट्स आ गए थे मेरे। मतलब जिंदगी में कभी इतने मैसेज नहीं आए, और बहुत ऐसे हो गए जिनसे कभी बात भी नहीं हुई थी। नहीं, दोस्त हमेशा लाइफ में मैं मतलब बोलता ही रहता हूँ कि आप जिनको सबसे कम तवज्जो देते हो ना, जिंदगी में सबसे ज्यादा सपोर्ट। मैं आपको लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ, शायद पॉडकास्ट से पहले मैं बता भी रहा था। मेरा कल एक एक्सीडेंट हुआ था, कल रात को मैं जा रहा था, मतलब कुछ हुआ नहीं, बट मेरी गाड़ी जो है एक डिवाइडर से, अंधेरा था, फॉग था, डिवाइडर से टकरा गई। मैंने अपने घर पे कॉल किया, राइट। मेरे घर पे किसी ने कॉल नहीं उठाया नहीं, 2-3 कॉल किया। मैंने मेरे फ्रेंड को कॉल किया, अंकित डोयला सर जानते भी होंगे, राइट। उनको मैंने कॉल किया, 5 से 7 मिनट, उनके घर के वैसे पास में भी था, 7 मिनट के अंदर वो आए, उन्होंने गाड़ी को साइड में करवाया, चीज़ों को लेके हम चले गए। तो लाइफ में फ्रेंड जो है वो हमेशा सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट फ्रेंड करेंगे, इसलिए दोस्तों की वैल्यू करो। बाकी के लाइफ में तो वो आना जाना लगा रहता है। एक चीज़ और यार, आईआईटी की जब आप बात कर रहे थे, तो आईआईटी के लिए मतलब मैं अब खुद करोड़ों का पैकेज अगर चल रहा है सारी चीज़ें, तो बच्चे जो Tier 2 Tier 3 कॉलेज के, उनके सपने होते हैं सब पैकेज, और वो सब मिलता नहीं है उनको आईआईटी में जाना है, और वहाँ पहुँचने के लिए उनको गेट निकालना होगा, राइट। तो आपको अगर वो जो पैकेज की उन्होंने बात करी, अगर वो पैकेज चाहिए तो आपको आईआईटी का पार्ट बनना होगा, और उसके लिए गेट एग्जाम निकालना होगा, राइट। और वो भी सीरियस नोट पे, राइट। एक और चीज़, आपके आईटी में सीट कितनी थी टोटल? जैसे सिविल अगर हर एक ब्रांच की बात की जाए, कितनी सीट थी? जैसे जिस साल मैं 2018 एंट्री हूँ, मतलब 2018 में मेरा हुआ था इसमें, तो सिविल में अकेले 95 to 100 बच्चे एडमिट हुए थे मेरे साथ। अच्छा। और टोटल 695 या 695 अराउंड टोटल स्ट्रेंथ थी सारे, क्योंकि सीएस में काफी कम बच्चे होते हैं, और सिविल टेक्सटाइल में ज्यादा बच्चे होते हैं, जो सिविल सीएस हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इसमें बीटेक में तब थोड़े कम बच्चे लेते थे। अब सीट्स काफी बढ़ गई हैं, अब तो अराउंड 1200 हो गई हैं सीट्स एक साथ में, डिपार्टमेंट्स भी बढ़ गए हैं, सीट्स भी बढ़ गई हैं, सही, डिफरेंट ब्रांचेस भी उसके अब अंदर काफी बढ़ गई हैं। अब काफी ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटीज है मतलब जाने की, क्योंकि एंट्री अपॉर्चुनिटीज काफी खुल गई हैं कॉलेज में। आपकी ब्रांच में कितनी सीट थी आपके टाइम में? यूजी बीटेक 100 के आसपास टोटल 100 ही स्टूडेंट थे। हाँ जी सर, 100 स्टूडेंट। मतलब ये था कि कुछ रिपीटर जैसे जिनका ईयर बैक लग, जैसे हमारे यहाँ की पढ़ाई अंदर स्ट्रिक्ट होती है। अच्छा। मतलब ये कि जैसे सर ने कहा जो करोड़ के पैकेज होते हैं उसके लिए आपको अंदर जाके मेहनत करनी पड़ती है। सही। ये जैसे जो दोस्तों का लगा भी है वो पढ़ते हैं, उनकी सीजीपीए 9.7 प्लस रही है। खाली ऐसा नहीं कि आईआईटी में पहुंच गए तो काम हो गया, बस बैठे हुए, कंपनी बैठी हुई है, अरे आगे तुम आओ रामू, लो ये लो, ऐसा नहीं। वहां पे भी जाके आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। पढ़ाई के अलावा मतलब अगर आपकी सिर्फ पढ़ाई वाली सीवी है तो वो भी नहीं लेते आपको, सारी एटलीस्ट एक वहाँ पे मौके बहुत होते हैं एक्टिविटीज करने की, एटलीस्ट एक तो करनी ही पड़ेगी। सही बात है इस चीज को लेके। और आप कह रहे थे कुछ रिपीटर भी हैं? हाँ ये सर, ये होता है कि जैसे 2 तरह के रिपीटर होते हैं। एक तो जिनका जैसे लेट से किसी कोर्स फेल कर दिया, कोई कोर्स जैसे हम होता है ना कि ईयर बैक लग गई या कोर्स में बैक लग गई, तो होने पर ईयर रिपीट कर देते हैं पूरा, अगर 4 या 5 कोर्सेज में लग जाती है बैक। ओके। और एक तो ये तरह के रिपीटर थे। दूसरे थे हमारे ऑप्शन होता है डेफर्ड प्लेसमेंट का और डिग्री बीच में छोड़ने का। लेट से किसी ने 3rd ईयर में, जैसे मुझे याद है भारत पे के जो फाउंडर है शशांक नकरानी सर, तो वो हमारे कॉलेज के एलुमनाई हैं, तो उनका भी मैं ऐसे इंटरव्यू ले रहा था एक बार, तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने शायद 3rd ईयर या 4th ईयर के बीच में डिग्री छोड़ दी थी अपनी बीटेक की। तो वो अश्विनी ग्रोवर का नाम काफी फेमस हुआ। तो उनके वो को-फाउंडर, हाँ, उन्होंने बताया भी था एक इंटरव्यू में, देख रहा था कि मेरे जो पार्टनर्स को मैंने बोला छोड़ दे, तो बीटेक 3rd ईयर में आई थिंक ड्रॉप आउट हो गए थे। 3rd ईयर में तो डिग्री बीच में छोड़ के चले गए थे कि अपना स्टार्टअप बना हुआ। सो जब भारत पे एकदम फुल्ली एस्टैब्लिश हो गया, यूनिकॉर्न बन गया, फिर वो कॉलेज वापस आए अपनी डिग्री रिज्यूम करने के लिए। अच्छा। तो आईआईटी दिल्ली का तो आई नो कि ये ऑप्शन होता है। नहीं, बहुत सारे आईआईटीज के अंदर ये चीज है कि आप बीच में ड्रॉप कर सकते हो, बाद में आके अपना रिज्यूम कर सकते हो। बहुत से लोग करते भी होंगे। और ये भी जैसे आफ्टर 4th बहुत लोग स्टार्टअप भी कर जाते हैं, बहुत होता है स्टार्टअप करना है, तो इंक्यूबेशन सेंटर है हमारे यहाँ आईआईटी दिल्ली, आपको सीड फंडिंग भी करता है, शुरू में स्टार्टिंग फंडिंग कर दिया। और अगर लेट से फेल हो जाता है स्टार्टअप, आप 2 साल के या 1 साल के बाद आके कैंपस प्लेसमेंट में वापस बैठ सकते हो। सही। तो ये भी हमारे यहाँ मतलब ये अच्छा माहौल है कि जिनको स्टार्टअप करना होता है वो ये भी पाथ फॉलो करते हैं। बिल्कुल। तो आपकी हमने पूरी एकेडमिक भी देखा, सारी चीजें देखी। अब एक लास्ट पहलू बचा हुआ है और वो है आपका इंटरव्यू का।
तो इंटरव्यू में सबसे खास बात कैसा रहा इंटरव्यू, क्या हुआ, कौन से क्वेश्चन पूछे गए स्टार्टिंग में, किस तरीके का रहा आपका इंटरव्यू? तो सबसे पहले तो जब मुझे याद है कि जब मेंस के रिजल्ट पहले था कि उस टाइम पे प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी हो रहे थे। जैसे जैसे इंटरव्यू प्रेप की बात रही, तो जब मेंस का रिजल्ट आया था मेरा, तो मैं तब भारी था, आउट ऑफ दिल्ली था कि ठीक है अभी तो आराम से आएगा रिजल्ट, तो बहुत जल्दी निकाल दिया। फिर मेंस के रिजल्ट के बहुत जल्दी इन्होंने डैफ होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन डिटेल फॉर्म, एप्लीकेशन जो आपको फॉर्म, इंटरव्यू से पहले भर के देना होता है। बेसिकली ये आपकी सीवी है जो आप यूपीएससी को दे रहे हो, बिल्कुल। कि आप अपने क्वेश्चंस इससे पूछ सकते हैं। तो उसकी डेडलाइन बहुत जल्दी आ गई थी, तो प्रिपेयर मतलब कुछ आइडिया नहीं था, पहली बार ही दे रहा था, कुछ आइडिया भी नहीं था कि डैफ कैसे भरते हैं। तो मुझे याद है बादल सर का कॉल आया था, मतलब कि बादल सर ने एक फॉर्म फ्लोट किया था पीडब्ल्यू का, कि जिसको भी क्वेरीज है आप इसमें डाल दो, हम एक सेशन लेंगे अपना। हाँ, मतलब ये मेरे ख्याल से जिस दिन रिजल्ट आया हाँ, ही उसी था, बहुत उसी दिन जल्दी, हमने बहुत इनिशिएटिव ले जल्दी, लिया। हाँ। ये अंकित शर्मा सर थे हमारे सुपर डुपर फास्ट सिविल से ही हाँ, आते yes sir, हैं, yes वो sir। भी एसी हैं। हाँ, हाँ। तो उन्होंने ये जैसे इंटरव्यू आया, उन्होंने थोड़े से सुपर एक्टिव हो गए वो, कि नहीं अब डैफ होगा, ये सारी चीजें हमको करनी है Yes, और sir। इंटरव्यू हमको मॉक इंटरव्यू Yes, sir। करवाने हैं। तो वो इतने एक्टिव हुए, Yes, sir। और पता नहीं कहाँ से स्टूडेंट आए, उन्होंने कौन से फॉर्म सर्कुलेट Yes, किए, भर भर के स्टूडेंट आए। Yes, मेरे ख्याल से खाली सिविल के 130 प्लस स्टूडेंट थे, जो हमारे आईजीपी जो प्रोग्राम था, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम था, उसमें। अच्छा, फिर वो आपने कैसे डिसाइड किया, वो डैफ वाला पार्ट कैसे डिसाइड किया? तो वही जैसे मुझे याद है कि जैसे इंडिपेंडेंस डे साइड हो रहा था ये पूरा प्रोसेस, तो बादल सर का आया था, तो उन्होंने वन ऑन वन सेशन लिया था कि सबसे पूछा कि आप, उन्होंने डैफ सैंपल डैफ भेज दिया था कि डैफ ऐसा होता है, इसमें लोग ऐसे ऐसे भरते हैं। तो वन ऑन वन सेशन में मैंने बताया कि सर मैं ये भरना चाहता हूँ, तो उन्होंने बोला कि जैसे ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे अपने स्कूल के अचीवमेंट्स मत लिखो, कॉलेज की जब है, तो मतलब ऐसे सही काफी बात है। बहुत माइन्यूट स्केल पे एनालिसिस हुआ था डैफ को। मुझे याद है अराउंड 1 घंटा सिर्फ वन ऑन वन सेशन चला था, सही। कि हर एक चीज, हर छोटा पॉइंटर, बड़ा पॉइंटर, सब पे बात हुई थी। तो डैफ हो गया, उसके डैफ जैसे ही सबमिट किया, उसके तुरंत बाद सर ने ही बहुत पुश करके मॉक इंटरव्यूज दो, मॉक इंटरव्यूज दो। मैं कहता सर अभी तो मतलब डैफ अभी भरा है, अभी तो इंटरव्यूज बहुत बाद, यूजुअली पैटर्न होता है डैफ के काफी बाद, 1 महीने बाद, 1 महीने के बाद जनरली टाइम जनरली मिलता है, शुरू होता है। बट इस बार थोड़ा सा इस बार उन्होंने खेल कर दिया, वो बहुत 10 दिन बाद ही शुरू कर दिया थे। सही, इस बार थोड़ा सा अलग ही हुआ है। लोगों को लग रहा था सबको कि 1 महीने हाँ, के आसपास तो मिलेगा टाइम, टाइम मिलेगा। और बीच में कुछ वो फेस्ट भी आ रहा था, कुछ हाँ, शायद वो G20 की बैठक थी कुछ दिल्ली थी, में, हाँ। तो इस वजह से ताकि लोगों को लग रहा था delay और टाइम होगा, लगेगा, हाँ। बट ऐसा हुआ नहीं था, बस उसके जस्ट हाँ, खत्म होते ही तो शुरू हो वही गया तो था। वो तो अच्छा हुआ, बादल सर ने बहुत पुश किया था कि प्रेप, इंटरव्यू की प्रेप क्या ही करोगे, ऑलरेडी टेक पढ़ चुके हो, दो तो सर ने सही। जल्दी जल्दी में 2 मॉक्स दिलवा दिए थे, कि अच्छा। एटलीस्ट तुम्हें मॉक का नॉलेज तो आप गेन करते रहोगे, मतलब वो आप सही बात किताब है। पढ़ोगे, बट मॉक देने का तरीका कैसे होता है, जो हैंड मूवमेंट्स होती हैं, बॉडी पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, ये सब का ये तो मॉक से ही सीखते हैं आप। सही। तो बहुत सर ने बहुत पुश करके मॉक्स दिलवाए थे, और मेरा तुरंत आ भी गया था। मेरा 12th या 13 सितंबर से शुरू हुए थे, मेरा 15 सितंबर ही अपना फाइनल यूपीएससी फाइनल, इंटरव्यू था। अरे बहुत बच गए जल्दी, आप तो, मतलब बहुत वेट जल्दी। करते तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाती। मैं 29 अगस्त से एकदम चिल था कि अब तो बहुत महीने भर बाद होगा, मेरा सही। अक्टूबर में आएगा डेट। मैं तो इसी में था, क्योंकि मेरे जो सीनियर्स थे उनका लास्ट ईयर दिसंबर साइड इंटरव्यू आया था। सही। मैं कहा तो बहुत ही लेट आएगा, वो भी फ्रेशर थे। मैं कहा कुछ पैटर्न पता नहीं क्या, 15 सितंबर को मेरा इंटरव्यू आ गया था। वो थैंक्स टू बादल सर की 2 इंटरव्यूज बहुत जल्दी जल्दी हो गए थे, सही। मॉक से। और उनके फीडबैक काम आए क्या, हाँ, कैसा जैसे लगा? जो सेकंड इंटरव्यू था वो सलोनी खन्ना मैम है, तो उन्होंने लिया था, वो चेयरमैन थी उस पैनल की। तो जैसे मेरी हॉबी थी रीडिंग हिंदी पोएट्री, तो अच्छा। पहले तो मैंने सिर्फ लिखा था रीडिंग पोएट्री हॉबी, हिंदी पता नहीं शायद छुप गया था, क्या हो गया था। तो मैम ने जो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यही उससे यही पूछा था कि आप किसको पढ़ते हैं, कविताओं में आप किसको पढ़ते हैं। तो मैंने शुरुआत की थी मेल पोएट से शुरू किया था कि सर मैं रामधारी सिंह दिनकर जी को पढ़ता हूँ, उनकी रश्मि थी। तो मैम ने सब टोका था कि एटलीस्ट स्टार्ट विद द फीमेल पोएट, मतलब कवियत्री से स्टार्ट करिए, अगर मेल से शुरू करेंगे तो थोड़ा वो मतलब इंप्रेशन अच्छा नहीं देता है। जैसे मतलब तो फाइनल इंटरव्यू में सेम क्वेश्चन पूछा, मतलब मैं जैसे ही रूम में एंटर किया था तो मुझे बैठने को भी नहीं बोला था। पहला अच्छा। सवाल उन्होंने खड़े खड़े ही पूछ दिया कि कुशाग्र जी, हिंदी में, कि कुशाग्र जी आप कविताओं को शौकीन है, बताइए आप कौन सी कविताएं पढ़ते हैं, किसकी कविताएं पढ़ते हैं। तो मतलब मुझे वही एकदम तुरंत ही एकदम मुस्कान भी आ गई, क्लिक भी क्या करे, ये तो इंटरव्यू का डायरेक्ट मिलता जुलता आ गया। क्वेश्चन है। तो हिंदी पोएट्री से नाम शुरू किया था कि मैं जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान जी उनके पढ़ता हूँ, फिर मेल का बताया था कि, और मेल में रामधारी सिंह दिनकर जी, ऐसे करके। उसके बाद फिर स्टार्टिंग अगर आपकी नोन हो जाए इंटरव्यू में तो वो बहुत ही सही रहता है। क्योंकि उससे पहले आप बहुत, जैसे मैं कॉलेज में काफी स्टेज परफॉर्मेंस की थी, जैसे हमारे यहाँ कुमार शाह सर हैं, उनके लिए मैंने होस्ट किया था अपने कॉलेज जब वो आए थे। ओके। तो काफी मतलब बड़े स्टेज पे किया था, पर उसका इंटरव्यू के जो नर्वसनेस होती है वो अलग ही होती है। सही बात मतलब मुझे याद है मैं रूम के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ रहा था बैठ के, क्योंकि आपको वो 5 मिनट पहले बुला लेते हैं सही। कि जब होने वाला होता है कि आप वो बाहर बैठ उनके लिए। हाँ बाहर बैठ के बैठो, तो वो सबसे ज्यादा नर्वस, क्योंकि आप अकेले हो वहाँ पे, सही कोई बात आसपास नहीं है, आपको दिख रहा है यूपीएससी बिल्डिंग सब है, वो सर्कुलर वो सिलिंड्रिकल बिल्डिंग है, Cylindrical तो बैठे हैं, तो वहाँ पे अकेले क्या करें, वो ब्रीडिंग अपने आप बढ़ जाती है, वो आप प्रेशर अपने आप ही आ कितना जाता भी आप प्रो हो, कितने भी इंटरव्यूज दिए हो आपने, मॉक इंटरव्यू, वो अपने आप, मैं उस हनुमान चालीसा की जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो वो उसी को रिपीट कर रहा था। सही। फिर जब आया मैं कहा खूब जाते हैं, पहला क्वेश्चन ही नोन मिला, तो एक थोड़ा वो आइस ब्रेकिंग अच्छी सी हो गई कि ठीक है अब तो हो जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे फंबल नहीं हुआ था। सही बात। फिर बैठ के अच्छे से मतलब शुरुआत हुई थी।
एंड रही वजह से, क्योंकि कॉलेज में ऑलरेडी काफ़ी बोला था, स्कूल में हेड बॉय था मैं, तो काफ़ी उधर से ही बोलने की प्रैक्टिस शुरू हो गई थी। सही। तो वो इंटरव्यू में बहुत काम आई, क्योंकि इंटरव्यू कहते हैं नॉलेज का टेस्ट नहीं होता, पर्सनालिटी टेस्ट होता है। वो एकदम सही था, क्योंकि सही। मेरे से टेक्निकल क्वेश्चंस काफ़ी इन डेप्थ पूछे थे, तो मैंने सीधा नो कहा था। काफ़ियों के नो Okay. कहे थे। इवन एक क्वेश्चन काफ़ी मेंस में पॉपुलर होता है कि अगर आपको लोडिंग डायग्राम दे दें, तो आप एसएफडी दे दें, शेयर फोर्स डायग्राम, तो आप लोडिंग डायग्राम बताओ और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बताओ, मतलब बैक ट्रैक करके। इंटरव्यू मेरे से सेम क्वेश्चन पूछा उन्होंने टुवर्ड्स द एंड, कि हम अपने आपको एक सिंपल सा शेयर फोर्स डायग्राम था, आप लोडिंग डायग्राम बना के दीजिए और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना दीजिए। तो सोचिए इंटरव्यू रूम में एकदम उससे पहले खूब बातें हो रही हैं, मेरा 35 मिनट्स चला था, Okay. तो सबसे खूब बातें हो रही हैं, एकदम से लगभग 1.5 मिनट तक पेन ड्रॉप साइलेंस, सारे मेंबर्स चेयरमैन आपको देख रहे हैं कि आंसर देगा अब देगा, तो अलग प्रेशर होता है, उसमें मैं नहीं बना पाया, मतलब कितने ऐसे क्वेश्चन थे जिनका आपने आंसर, कितने क्वेश्चन अराउंड पूछे गए होंगे सर 20 to 25 क्वेश्चन, और कितने क्वेश्चन का आपने आंसर दिया? सर 10 से 12 तो थे जिनके मैं दे दिए, बाकी 2-3 में थोड़ा पूछ लेते कि सर मैं गेस कर सकता हूँ कि इसका ये हो सकता है, बाकी में नो, मतलब एटलीस्ट 6-7 क्वेश्चन थे जिनका स्ट्रेट नो बोला था कि सर बिल्कुल आइडिया नहीं। और ये 22 टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों मिला के क्वेश्चन थे? मेरे में था कि मेजरली नॉन टेक पूछा था, जस्ट मेरी इंटरव्यू की स्टार्टिंग ही नॉन टेक से हुई थी। Okay. जैसे क्योंकि मेरे काफी डैफ में काफी, मतलब मैंने पीवर्ड्स हाईलाइट की थी कि मैं सेक्रेटरी ऑफ हिंदी समिति था। हाँ, तो वहां से मैं क्वेश्चन उसको- बनेगा ये तो सारी मैं चीजें। प्रिपेयर था कि वहां से अचीवमेंट आएगा। वैसे भी अचीवमेंट पे बहुत ज्यादा नजरें चली हाँ। जाती, हॉबीज और अचीवमेंट, ये Yes, दो sir. चीजें। तो शुरुआत क्योंकि लीडरशिप से शुरुआत हुई थी इंटरव्यू की, कि चलिए गुड क्वालिटीज ऑफ लीडर्स बताइए। सिचुएशन दी थी कि अगर आप ऐसे डिपार्टमेंट में होंगे जहाँ पे आपके जूनियर आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, मतलब इट्स हाईली पॉसिबल कि आप ईएस बन के बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल। तो आप उनसे कैसे काम कराएंगे अगर वो काम नहीं कर रहे हैं, तो मतलब ऐसी सिचुएशन बेस्ड दी थी लीडरशिप पे। तो मेंबर 1 का मोस्टली नॉन टेक ही गया था। फिर मेंबर 2 ने बीटेक प्रोजेक्ट जो था, उन्होंने पूछा कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, आप क्या कर रहे थे लास्ट ईयर से। मैंने कहा सर प्रिपेयर कर रहा था, 1 ईयर प्रिपेयर किया, अभी फर्स्ट इंटरव्यू मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, मैं दे रहा हूँ। तो उन्होंने बीटेक प्रोजेक्ट से पूछा था, उससे रिलेटेड उसके, जैसे मेरा सॉइल मैकेनिक्स में था बीटेक प्रोजेक्ट, तो उसके रिलेटेड आसपास पूछा, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट पे पूछा था। तो ये था कि मैं एटलीस्ट यूट्यूब काफ़ी फॉलो करता था, जो कोचिंग के चैनल्स थे, उस पे काफ़ी न्यू अपडेट्स आती रहती थी कि मतलब ये अभी सिविल इंजीनियरिंग का ये हो रहा है, ये हो रहा है। सही। तो वो दिखता था, तो 2-3 चीज़ें वहाँ से फंस गई थी। जैसे एक एम सैंड होता है, मैन्युफैक्चर्ड सैंड, वो सीएनडी वेस्ट में काफ़ी दिल्ली में प्लांट्स हैं। Okay. तो वो मैं एक दिन पहले ही पढ़ रहा था, तो वही सेम पूछ वही लिया सीधा था। से हम पूछ लिया तो था। मतलब वो काफ़ी, मैं ये होता है कि थोड़ा ड्राइव भी करना इंटरव्यू को उस डायरेक्शन में। तो जब मतलब जो अगला क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट हाँ, चाहते हो कि वो पूछे, उसका हाँ, थोड़ा हिंट तो छोड़ मैं देते थे। उसको छोड़ देता था कि मैं जैसे एम सैंड बोल दिया था, मैं चाहता था अगला एम सैंड पर ही है, मैंने मेंशन कर दिया एम सैंड, तो उन्होंने पूछा उस पे कि क्योंकि अननोन टर्म होती है, इतना तो सही। नहीं जानते एम सैंड के बारे में। तो वैसे फिर मेंबर 3 का तो बहुत, वो उन्होंने पूरा इन डेप्थ टेक पूछा, मैक्सिमम नो उन्हीं पे आए थे। ओके वो लगातार नो, वही इंटरव्यू जो मेरा खत्म हो रहा था, तो बहुत सारे नो हो चुके थे। ओके। तो शायद चेयरमैन सर को लगा कि मतलब अभी तक काफी बोला, अभी 3 मेंबर में बहुत बोल रहा है ये, अब तो एकदम शांत हो गया। तो उन्होंने बोला कि कुशाग्र डोंट बी डिसअपॉइंटेड, आपका इंटरव्यू काफी अच्छा गया है। तो मैं उनको शायद लगा, अच्छा, उन्होंने बोल दिया था हाँ, उस उन्होंने समय? बोल दिया था, मतलब भरोसा तो नहीं करना चाहिए वैसे। तो उनको लगा होगा शायद ये उठ जाएगा अब इंटरव्यू से, पर उन्होंने बोला नहीं कि यू मे गो नाउ। तो मैं बैठे रहा अपनी कुर्सी पे। तो सही। उन्होंने कहा कि अच्छा, इफ यू आर अनहैप्पी देन वी विल आस्क यू अनदर क्वेश्चन। तो फिर उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा, तो उसका मॉडरेट आंसर दे दिया था, फिर कहा कि नाउ यू मे गो। ओके। तो ऐसा मतलब थोड़ा वियर्ड एंडिंग लगी थी कि ऐसा तो नहीं होता कि वो मतलब वापस ऐसे पूछ ले। वापस आने फिर अच्छा। हाँ, खुश तो नहीं हो? खुश नहीं हो, एक और और दो पूछ लेते हैं। और एक क्वेश्चन और ले लो। हाँ। अभी मजा नहीं आया, एक और ले लो। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था, और मैं हमेशा बच्चों को क्लास में भी बताता रहता हूँ, जनरली भी बताता हूँ कि जब भी कभी आप हॉबीज भरते हो, आपको हमेशा उस हॉबीज को बहुत सोच समझ के भरना है। बहुत से लोग ऐसी चीजें भर देते हैं जिसकी कोई, हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट आता हो, बट आपको ये एक्सपेक्ट करना है कि वहां से क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे मैं क्या करता था, मैंने जितने भी PSUs के इंटरव्यू दिए, जितने भी आज तक दिए इंटरव्यू, चाहे मैं इसरो की बात करूं, मेरा इंटरव्यू में हर एक मतलब 90% टाइम पूछा गया, क्योंकि मेरी जो हॉबीज होती थी वो ये होती थी रीडिंग रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल बुक्स और पामिस्ट्री। तो Very unique. रिलीजियस पे तो नहीं ज्यादा पूछते थे, हाँ। पर पामिस्ट्री पे उन्होंने बहुत पूछा ही ज्यादा। पूछा है क्वेश्चन। और एक इंटरव्यू तो मुझे याद है, उनके जो पैनल के जो हेड थे, वो तो मैं कितनी बार बच्चों को बताया भी, जो पैनल के हेड थे वो अराउंड रिटायर्ड थे कहीं से, तो वो 70-75 के आसपास, 70 के आसपास होंगे लगभग। बुलाया गया था उनको रिक्वेस्ट करके, तो वो आए थे। तो उन्होंने मेरा देखते ही पहले मेरे से पूछा कि अच्छा आप पामिस्ट्री भी करते हो? मैंने कहा हाँ। बोला आप थोड़ा अपना हाथ देख के बताओ कि आपने क्या क्या, आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा सर सेल्फ पामिस्ट्री नहीं की जाती। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, फिर भी मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ, देख के बताओ। अब मुझे इतना नहीं पता था, राइट, मैं तो थोड़े बहुत किताबों से सीखा, तो 10-10 रुपए वाले से जो आते हैं लाइनें वाइनें पता थी। तो मैंने बोला सर वैसे लिखा तो है कि हाथों में कि होगा सिलेक्शन, बट दिस लाइन बिलोंग्स टू कर्माज लाइन। तो कर्म की लाइनें होती है, राइट, ये HAL नहीं तो सर बार की सही, बार का नहीं तो इसरो ही सही, कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा सर, लाइन तो बदलती रहती है। तो उन्होंने पूछा कि कैसे पता चला, थोड़ा बहुत मैंने उनको आइडिया दिया। फिर उन्होंने पर्वत वर्वत पूछे, वो सब मैंने बता दिया। तो उनको काफ़ी इंटरेस्ट आया, और काफ़ी कुछ बात करने के बाद उनको लगा कि नहीं, इसको नॉलेज तो है,
राइट, क्योंकि पर्वत वर्वत थोड़ा बहुत अच्छे से मेरे को पता था। तो जैसे उनको पता चला कि नॉलेज थे, उन्होंने अपना हाथ मेरे सामने रख दिया कि ना मेरे भी कुछ फ्यूचर के बारे में बताओ। अब मैं सोच रहा था 75 साल के तो हैं ये, अब एक आध साल का क्या ही फ्यूचर बताऊँ इनका मैं, बट फिर भी थोड़ा बहुत बताया और चीज़ें रही। बट हमेशा इंटरव्यू किस डायरेक्शन में ड्राइव करना ना, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो और यहाँ के इंटरव्यू से भी आपको कि काफ़ी हाँ, कुछ मतलब जैसे यहाँ पे बता दिया था कि जैसे यहाँ मतलब यहाँ पे तो शुरू में जब 2 मॉक्स एकदम नए फ्रेश कहीं नहीं दिए थे मॉक्स, पहले यहीं पे मॉक्स दिए थे, तो एकदम फ्रेश था कि भाई तब सुनते थे बस कि अच्छा खुद इंटरव्यू खुद ड्राइव करो, पर कैसे करते हैं वो वो पता आइडिया नहीं नहीं था। था। यहाँ पे आके थ्योरेटिकल नॉलेज था, हाँ, प्रैक्टिकल नहीं था। प्रैक्टिकल नहीं था। तो यहाँ का ये अच्छी लगी थी कि जब मॉक्स दिए थे तो इंटरव्यू तो 20-25 मिनट का यहाँ पे मॉक हुआ था, पर उसके बाद जो फीडबैक सेशन था वो काफी लंबा था। मेरा अराउंड 40 मिनट्स का टोटल मेरा मॉक चला था, मतलब ओह। फीडबैक प्लस रियल इंटरव्यू। तो उसमें पूरा बताया था कि अगर मैं ड्राइव भी करूँ तो आई शुड बी वेरी श्योर, मतलब अगर मैं सही। उसको अपने सीएनडी बेस में यूपीएससी को ले जा रहा हूँ तो मैं था कि मुझे इसका इन एंड आउट पूरा पता है। सही बात रही है। बात अगर जैसे पोइट्री, जैसे मैंने शुरू में जब डैफ भरा था तो पहले सिर्फ रीडिंग पोइट्री किया था, तो जब बादल सर के साथ सेशन था उन्होंने हिंदी इंग्लिश पोइट्री पूछ ली, क्योंकि मैंने स्पेसिफाई तो नहीं किया कि इंग्लिश पोइट्री है। सही बात तो है। ये बहुत छोटी डिटेल मिस हो गई थी, तो ये इन चीज हाँ, को मतलब काफी माइन्यूट सी चीजें हैं हाँ। वो आपको, मतलब हमेशा एक मॉक तो वैसे देना ही चाहिए, क्योंकि मॉक से आपको मॉक्स काफी बहुत कुछ जरूरी आइडिया लग जाता है। हो सकता है कि आप अपने फील्ड में तुरंत खाओ, हम्म। पर जब आप सामने बैठते हो तो आपको आइडिया लगता है कि यार कहाँ गलती है, और वहां पर इतनी माइन्यूट आप सोच भी नहीं सकते कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। और उन सब चीजों पर एक बार आपको पहले से आइडिया लग जाता है, तो वो देना ही चाहिए। फिर फाइनली आया रिजल्ट। यस सर। तो क्या कुशाग्र अब ईएससी पे रुक जाएगा, कि कुशाग्र के दिल में अभी भी कुछ आग लगी हुई है और कुशाग्र और भी आगे कहीं जाना चाहता है? तो मम्मी तो कह रही रुक जाओ बहुत अच्छा। पढ़ाई कर लिया, पर वही पापा का भी मन है, मतलब मेरा भी थोड़ा शुरुआत सीएसई की तरफ थी, मतलब इंक्लिनेशन उसी की तरफ था, तो अभी थोड़ा रेस्ट पे हूँ कि मतलब अभी बहुत पढ़ अब लिया। डिसाइड करूंगा, पहले जॉब ज्वाइन करूंगा, मतलब फिर डिसाइड हाँ, करूंगा क्या मतलब करना ज्वाइन है। तो नहीं, पर अभी किसी को ज्वाइनिंग तो काफी बाद में काफी होती है बाद इसकी, में, मतलब अभी काफी प्रोसीजर्स बचे हैं। बाकी है सही। पर वैसे मेंटली तो प्रिपेयर हो रहा हूँ कि सीएसई शुरू करनी है, पर क्योंकि थोड़ा एक अंदर से डर है कि सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत अनसर्टेनिटी है। मेरे सही। काफी सीनियर्स हैं जो प्रेप कर रहे हैं, अभी कुछ ही का हुआ है, काफी लोग अभी अनसक्सेसफुल हैं, सही बात तो है। थोड़ा डर लगता है। पर हाँ, क्योंकि एक अचीवमेंट आ गई है तो एक थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है कि ये इसमें अच्छा हो गया तो उसमें भी अच्छा होगा, मतलब सही। तो सीएसई करेंगे जरूर, मतलब बिल्कुल ऐसा यार, तो है। मतलब यार कुशाग्र की स्टोरी में तो मुझे देखो, लव है, ब्रेकअप है, एकेडमिक्स है, टॉपर्स है, एक्स्ट्रा, मतलब एक जो आइडियल लाइफ होती है ना, वैसी लाइफ कुशाग्र की अभी तक की रही है। तो हो सकता है बट आप में से लोगों की आइडियल ना हो, पर मैं बता देता हूँ, सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी नहीं कि आइडियल लाइफ ही हो, राइट। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, मैं एक आपसे मिला था, वो थे आईआईटी रुड़की के। अच्छा, वो आईआईटी रुड़की के नहीं थे, वो थे एनआईटी रायपुर के पास आउट, और उनका भाई था आईआईटी रुड़की में। तो वो अपने भाई से निकल गया बीटेक और घूम रहा था बंदा, वो उसको पता ही नहीं क्या करना है उनको। वो पहुंच गए आईआईटी रुड़की में अपने भाई के यहाँ पे, उनका भाई मास्टर्स करा था एमटेक आईआईटी रुड़की से, तो वो पहुंच गए और उनके परसेंटेज थे 58 परसेंटेज थे। उनको लगा कुछ मतलब नहीं है, देखते हैं क्या करना है। तो जब वहाँ पहुँचे वो, तो वहाँ पे सारा एक बच्चा उनके कॉलेज, जब वो हॉस्टल में पहुँचे तो हॉस्टल में एक जश्न मनाया जा रहा था। तो उन्होंने पूछा यार ये जश्न क्यों मनाया जा रहा है, तो बोला उनका एक उसी कॉलेज का एक बच्चा था जिसका इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर एग्जामिनेशन के अंदर उनकी 3rd या 4th रैंक आई थी, राइट, इलेक्ट्रिकल में। तो उसको आइडिया लगा ये क्या होता है, तो उसने बोला ये, फिर उसको पता चला यार मेरे तो कम परसेंटेज में दे ही नहीं सकता। तो वो उसने मिला, जब मिला तो उनको पता चला कि यार ये तो उस बंदे के 56% थे जिसकी रैंक आई थी, और इसके थे 57%। तो उसने बोला 56 वाले ने फोड़ दिया, क्योंकि 55 से अबो चाहिए होता है। बोला 56 वाले ने फोड़ दिया, मेरे तो 57 है, 1% ज़्यादा है, मैं तो फोड़ ही दूंगा। उसने निकाला और सर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, पूरे 5 बार इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम को क्रैक किया उन्होंने, राइट। टीचिंग फील्ड में ही है, मैं तो मिलता रहता हूँ, कितनी बार मौका मिलेगा तो आपसे भी मिलाएंगे उनको, राइट। तो 5 बार आईएएस का एग्जाम उस बंदे ने निकाला जिसके 57 के आसपास परसेंट थे, और ब्रिलियंट टीचर है, आप लोग जानते ही होंगे वैसे। तो काफ़ी कुछ हमको सीखने को मिलेगा, और लाइफ में बस जाते जाते इन सब चीज़ों को लेके कुशाग्र कुछ 3-4 बातों में आप बच्चों को स्ट्रेटेजी देना चाहो कि यार कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कहाँ पर की नोट्स होते हैं, राइट, कैसे उनको प्रिपेयर करना, किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए, डाउट आते हैं कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्या क्या आप सजेशन देना चाहते हैं बच्चों को? सर सबसे पहले तो प्लान करना बहुत ज़रूरी होता है। जब मैंने भी शुरू की थी तो 2 कोचिंग के लेक्चर्स होते कि ठीक है अब ये है। पर जैसे मैं ऑनलाइन मोड में था तो उसमें लाइव क्लासेस तो मैं प्रेफर नहीं करता था, क्योंकि मतलब मेरा अलग पैटर्न था पढ़ने का, क्योंकि मैं सुबह थोड़ा देर से उठता हूँ पर फिर दिन भर या रात को ज़्यादा पढ़ता हूँ। तो मैंने प्लान कर लिया था कि ठीक है बाय द एंड ऑफ द, क्योंकि मैं एग्जाम समझ चुका था ऑलरेडी कि शुरू करने से पहले कि एग्जाम की ये डिमांड्स है, ये सिलेबस है। अपनी स्ट्रेंथ्स पता थी, जैसे कॉलेज में मैंने सॉइल काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। कॉलेज में पढ़ाई तगड़ी होती थी, पढ़ाते थे प्रोफेसर तगड़े? मतलब
प्रोफेसर पढ़ाते थे, मतलब कुछ प्रोफेसर थे जो बहुत इंटरेस्टिंगली पढ़ाते थे, जैसे बिल्डिंग मटेरियल्स जो हमें कॉलेज में पढ़ाया था, वो सर ने पढ़ाया बहुत अच्छे से था, मतलब मैंने सुना नहीं था, वो अलग बात थी। पर सर ने वो बहुत, मतलब उनकी क्लास में अटेंड करना, उनकी होता ना कि वो परफॉर्मेंस होती थी, क्लास नहीं होती थी, परफॉर्मेंस थी पूरी की। सही बात है। तो कुछ प्रोफेसर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कुछ थे कि मतलब पढ़ाते थे पर वो इतना इंटरेस्टिंग या एंटरटेनिंग वे में नहीं पढ़ाते थे, तो उतना मन नहीं लगता था। सही बात प्लस है। सबको होता था कॉलेज में उतना अटेंशन भी बहुत नहीं मतलब पे करना होता है, तो सही। पढ़ते सब लोग एंड में। जैसे अगर मेरी इतनी सीजीपीए थी, मेरे दोस्त जो डिपार्टमेंट रैंक है वो भी दोस्त ही है मेरा, वो सिविल सर्विस प्रेप कर रहा है। सही। रेगुलर किसी ने नहीं पढ़ा, सब सही। एग्जाम से पहले ही पढ़ते थे, 3-4 दिन पहले, वो जो सबका पैटर्न होता है कि अगर आज मेजर है या कल कल मेजर है, माइनर है, तो हम 2 दिन पहले शुरू करेंगे पढ़ना, नोट्स किसी और के मांग के लाएंगे क्योंकि क्लास क्लास सही बात है। नहीं जाता। वो तो ये यूनिवर्सल है, आप सही। किसी से भी बात ये करो। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए पूछा था और उसके पीछे रीजन ये है कि यार जब आप कभी मान लीजिए आपको लगता होगा कि यार आईआईटी में बहुत तगड़ा पढ़ाया जाता है, मैं तो एक काम करता हूँ, मैं तो नहीं, कॉलेज में पढ़ाते, मेरे कॉलेज में पढ़ाते नहीं है और इसी वजह से मैं वीक हूँ। नहीं, कहीं नहीं, पर नहीं, कुछ नहीं होता है। आप अगर बिल्कुल में नहीं। जील है कुछ करने की तो आप पढ़ोगे और आप पढ़ोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। मतलब राइट। ऐसा नहीं कि मैंने कॉलेज में बहुत पढ़ाया, अच्छा पढ़ा इसलिए ऐसी रैंक आई, मतलब अगर कॉलेज में बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, जैसे थोड़ा ये था कि मैंने सिर्फ कॉलेज में सॉइल बहुत अच्छे से पढ़ा था क्योंकि सही। इंटरेस्ट आता था सॉयल सर। बीएमसी। हाँ, अच्छा बीएमसी वालों ने बीएमसी पढ़ाया तो अच्छा है। मैंने पढ़ा ही नहीं था, सॉइल से ये था कि सिर्फ सॉइल इकलौता था जो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा। सही। बाकी जितना भी ईएस का सिलेबस था, मतलब सब एकदम जितना कोचिंग का मटेरियल था सब उससे तैयार किया था। सही। प्रीवियस नॉलेज कुछ ऐसे स्ट्रक्चर में थोड़ा बेसिकली पता था, ट्रस्ट क्या होता है बस, कॉलम बीम क्या होता है इतना पता था बस, उसको डिजाइन कैसे करते हैं आरसीसी में, क्या कोडल क्राइटेरिया होते हैं, ये सब ड्यूरिंग प्रेप फेज ही याद किया था। ओके। और नोट्स कैसे, एक चीज और बच्चों को हाँ। ऑनलाइन में बहुत दिक्कत होती है, वो क्या होती है कि जब वो नोट्स बनाते हैं ना, अब वो कहते हैं जैसे आपने उन्हें बताया कि पूरे वीडियो वीडियो मैंने हमने Yes, देखे थे। अब बच्चों को क्या दिक्कत होती है, पहले वीडियो सुन लें फिर बैठ के बाद में नोट्स बनाए, वीडियो सुनते सुनते नोट्स बनाए, करें तो करे क्या, बच्चा परेशान रहता है। आपने नोट्स के लिए कैसे फॉलो किया था? जैसे रिकॉर्डेड वीडियोस में ये अच्छी बात होती है, इंस्टेड ऑफ 1x आप 1.2 या 1.4, जैसे मैं यूजुअली 1.2 टू 1.5x प्रेफर करता था देखना, कि मतलब मैं खुद भी जल्दी बोलता हूँ तो समझ भी लेता था जल्दी सही। आवाज वाला। नोट्स मैंने सिर्फ खुद से बनाए हैं, जो क्लास में पढ़ाया, मेरे रेफरेंस है, मैंने कोई रेफरेंस बुक एक्स्ट्रा वो नहीं रेफर की थी, जो क्लास में पढ़ाया उसी के नोट्स बनाए, उसी को सही। रिवाइज किया, क्योंकि मेरा पहला एम था कि क्लास नोट्स में थरो हो जाओ। अगर मुझे क्लास नोट्स की हर लाइन याद होगी तो मैं श्योर हूँ कि मेरा 80% सिलेबस तो यही हो गया, यही हो गया। सही बात क्योंकि है। वो क्लास में टीचर जो भी सर पढ़ा रहे हैं वो ये तो नहीं सोच के पढ़ा रहे कि मैं 50% पढ़ा देता हूँ, 50% बाद में वो खुद तो पूरा पढ़ेगा, ही पढ़ाएंगे। वो पूरा पढ़ाएंगे। तो आपका मेरा पहला था क्लास नोट्स कर लिए अच्छे से, खुद के ही बनाए, मतलब दोस्त बाकी लोगों को मिल रहे थे नोट्स की, इनके भी नोट्स हैं, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, लेकिन नहीं, खुद के बनाने में एक तो लिखते लिखते याद होता है, मतलब आप लिखते जाओगे तो एटलीस्ट कुछ तो दिमाग में याद होगा। सही। सिविल में फॉर्मुलेस बहुत बड़े बड़े हुए हैं, बीच में कोडल रिकमेंडेशन बहुत सारी हैं, अगर आपने खुद लिखा है तो आपको मन में एकदम छप जाएंगी। सेकंड चीज, नोट्स बनाने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी होता है, सही। कि लोग होते हैं कि रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस कर रहे हैं सॉल्व, मतलब उसका यूज नहीं है, आपको यूपीएससी जो ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछ चुका है, अगर आप वो पहले कर लो, उसको गो थ्रू कर लो, अगर आप एक बार कॉन्फिडेंट पीवाईक्यू पे हो गए तो अपने आप अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब मेरे इसलिए भी मैंने पूछा ये चीज़ क्योंकि एक हमारा पराक्रम बैच है, पराक्रम बैच चलता है, मतलब जो 2024 के ऐसे गेट का जो बैच चलता है वो पराक्रम, हम पराक्रम बोलते हैं उसको। पराक्रम बैच में मैं एक बच्चे का कॉल आया मेरे पास कि सर मैंने पूरा पढ़ तो लिया पर मेरे को अब अजीब सा लग रहा है, अभी 2024 में गेट देगा वो। मैंने कहा क्यों अजीब सा लग रहा है? बोला सर मैंने सब पढ़ा तो मैंने मूवी की तरह सारी चीज़ें देखता चला गया और मेरे को सब समझ में आता गया। अब मैं उसको कैसे रिवाइज करूँ समझ में नहीं आ रहा। मैं जब मैं सोचता हूँ तो मेरे को समझ में नहीं आता है। अच्छा स्टार्टिंग में मैंने 3-4 सब्जेक्ट के तो मैंने नोट्स बनाए थे, उसके बाद मैं सर देखता ही चला गया और मेरे को सब याद होता चला गया, मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस है। पर मैं नोट्स नहीं बनाया, मैंने सोचा वही पीडीएफ से पढ़ लूंगा और सर अब पीडीएफ देख रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा है। तो यार यहाँ पर आपको हमेशा मैं बताता हूँ, भले आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी भी बैच में पढ़ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नोट्स आपको हज़ारों मिल जाएंगे, राइट? आप एक ढूंढोगे हज़ारों मिल जाएंगे, बट फिर भी मेरा सजेशन ये होता है अपना खुद का नोट्स बनाओ, क्योंकि वहां पर आपने अपने हिसाब से लिखा है कि किसको कैसे समझ सकते हो आप, राइट? फैकल्टी बोलता वही है पर लिखते लोग अलग अलग अपने अपने हाँ। तरीके से। तो आप अपने तरीके से नोट्स बनाइए ताकि रिवीजन में आपको बेनिफिट मिल जैसे सके। इसमें ये था कि जैसे ऑनलाइन में काफी बार जैसे मान लो कुछ टीचर डिक्टेट नहीं भी कर रहा है, कि उन्होंने बोर्ड पे नहीं लिखा, डिक्टेट नहीं कर रहे, पर किसी ने डाउट पूछा, जैसे लाइव इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं, तो किसी ने डाउट पूछा कुछ या जनरल कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है इसको तो लिख लेता हूँ, तो वो भी लिख लेता था मैं। मतलब सही। कई बार होता है 3 घंटे की क्लास 2 में 1.5x पे देख रहा हूँ, तब भी 3 घंटे की क्लास 4 या 5 घंटे में खत्म होती थी मेरी। सही। पर एक बार क्लास खत्म हो गई तो वो जैसे इसका याद भी हो गई है और मुझे पता भी कॉन्सेप्ट्स भी बहुत क्लियर हो गए हैं। सही। मतलब ये था कि आफ्टर वाचिंग द क्लास कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत कभी नहीं आती थी, उसको मुझे पता था फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, और एक नोट्स के बाद एक शॉर्ट नोट्स बहुत, जैसे सर ने कहा रिवीजन का एग्जांपल दिया, सही। तो जनवरी जब आ गई थी प्री से 2 हफ्ते 1-2 महीने पहले, तो सेम था कि क्लास नोट सारे नहीं देख सकता वापस, सही टाइम बात है। वेस्ट होगा। सही। तो जब कोई सब्जेक्ट खत्म हो रहा था, जैसे सॉम खत्म हुआ, स्ट्रक्चर खत्म हुआ, सॉइल खत्म हुआ,
शॉर्ट नोट्स बना लिए थे तभी, मतलब विद Okay, प्रेप, मतलब उसी के साथ में। कि दिन में 1 घंटा देना है, ज़्यादा टाइम सही। दिन में रही रात को सोने से पहले कि डिनर कर लिया या डिनर के बाद कर लिया, लंच के बाद, कभी भी मतलब दिन में 1 घंटा निकाल के शॉर्ट नोट्स, मतलब फॉर्मुलेज हो गए, फॉर्मुले तो जो बड़े-बड़े फॉर्मुले, और कुछ ऐसे फैक्ट्स जो मतलब याद नहीं होंगे, जैसे सॉइल में टाइप ऑफ सॉइल्स हो गए कि ये टाइप ऑफ सॉइल्स होती है जो कि यहाँ-यहाँ पाई जाती हैं, या सही। फिर स्ट्रक्चर में काफ़ी फॉर्मुलेज होते हैं कि स्लोप डिफ्लेक्शन फॉर्मूला लिख लिया मैंने। बेसिक फॉर्मूले मत लिखना, Q इज़ इक्वल टू CI फॉर्मूला होता है, वो मत लिखना, या फिर सही बात, जो बेसिक हाँ, मतलब वो चीज जो आपको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करने की जरूरत पड़े, हाँ, थोड़ा सा ट्रिकी हो, हाँ। आपको लगता हो आप भूल सकते हो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सब चीजें, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा नोट्स का ही कॉपी कर दिया और जो आपने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब आप टेस्ट सीरीज पक्का ज्वाइन करना है, टेस्ट सीरीज का तो इंपॉर्टेंस बहुत ही बहुत ज्यादा ही होती ज्यादा है, है। सही। मतलब आप सोच रहे हो बिना टेस्ट सीरीज के आप ES बन जाएंगे, तो वो मैं तो कहूंगा इम्पॉसिबल ही है। बिना टेस्ट सीरीज के ईएस नहीं, कोई भी एग्जाम, चाहे गेट की बात करूं या मैं ईएससी की बात करूं, आप नहीं लिख सकते। अच्छा, एक चीज और, बहुत सारे, क्योंकि आप सिविल से हैं, राइट, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से हूँ, CS में ही पढ़ाता हूँ, बहुत सारे इस वीडियो को देख के बच्चे सोचेंगे ESE पेपर कर लेता हूँ, तो आपको मैं बता देता हूँ, और मैं नहीं बताता हूँ, आप बताइए कौन कौन से ब्रांच के अंदर होते हैं और कौन कौन बच्चे दे सकते हैं। ES सर मेजोरिटी 4, एक तो सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होती है, और एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये सिर्फ 4 ब्रांचेस के लिए ओपन है। मतलब ये कि इसका मतलब ये नहीं कि आपका, अगर जैसे मुझे याद है मेरे साथ सिविल में जो पैनल में एक दिन बाद पढ़ा था, इंटरव्यू दे रहे थे, वो केमिकल, उनका बीटेक केमिकल में था, मतलब मेरे ही कॉलेज के थे, बीटेक इन केमिकल। उस दिन मैं भी आया था, राइट, मैं आया था, मैं उनसे मिला था, वो केमिकल, और मेरे ख्याल से किसी अच्छे कॉलेज से ही था, वो भी IT दिल्ली से था, यस। तो वो केमिकल का उनका बीटेक, तो उन्होंने 2 साल ड्रॉप लिया, और ESE वो सिविल से दे रहे थे, उनका प्री मेंस हो गया था, इंटरव्यू को मुझे पता नहीं की हुआ नहीं हुआ, पर मतलब ऐसा भी होता है। तो अगर आपको ES देना है तो 4 डिपार्टमेंट चाहिए, इनमें से किसी कोई भी चूज करके इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। सही। पर गेट में काफी सारे ब्रांचेस अवेलेबल ऑलरेडी हैं, सही CS बात है। काफी ज्यादा है ही गेट में। गेट के अंदर तो बहुत सारे हैं, बट आप किसी भी ब्रांच से हो, ये 4 ही ब्रांच, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, 4 ही ब्रांच में आप फिल कर सकते हो फॉर्म। अगर आप मान लीजिए कोई केमिकल से हैं और आप सिविल में देना चाहते हैं, तो आपको सिविल का जो सिलेबस वो पूरा पढ़ना पड़ेगा। केमिकल में आपने क्या पढ़ा उससे कोई लेना देना नहीं। अगर आप केमिकल से आप चाहते हो मैकेनिकल में देना है, तो मैकेनिकल दे सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, पर मैकेनिकल का सिलेबस देख के आपको पढ़ना पड़ेगा वो चीज़ें, राइट। ये बहुत सारे ऐसे लोग मैं जानता हूँ जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में वैकेंसी थोड़ी सी कम निकलती थी, तो इलेक्ट्रिकल में ज़्यादा निकलती थी, तो इलेक्ट्रॉनिक्स से उन्होंने दिया, नहीं हुआ, अगले साल इलेक्ट्रिकल से दिया, इलेक्ट्रिकल से निकाल दिया उन्होंने। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग करते हैं, और आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली मतलब बात नहीं। जैसे वैकेंसी, जैसे गवर्नमेंट में वैकेंसीज हाथ में नहीं होती है, कॉर्पोरेट में मार्केट हाथ में, जैसे सही बात मेरे है। साथ में था कि भाई कॉर्पोरेट अच्छा बूम पे था, तो इसलिए काफी अच्छे पैकेजेस लगे। जैसे लास्ट ईयर की बात करूँ तो थोड़े पैकेजेस डाउन गए थे, शायद करोड़ में बहुत कम कहीं लगा था। सही। तो वो मार्केट भी अप डाउन होती रहती है, ऐसे गवर्नमेंट में भी वैकेंसीज अप डाउन होती रहती हैं, कभी सही बात ज्यादा है। कभी कम। पर वही कि कॉर्पोरेट वाले भी मतलब मेहनत करते रहते हैं, उनको पता है मार्केट ऊपर जाएगी, जाएगी, ऐसे इसमें वैकेंसीज ऊपर जाएंगी, मतलब अगर कम हो रही तो कम हो रही तो ज़्यादा, मतलब आप देखो, हाँ। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, मिलते हैं, जिनको कुछ नहीं मिल रहा है ना, सिर्फ वो आके बोलेंगे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कहाँ है। भाई 23 रैंक आई ना, जॉब लग रही है ना, तो ऐसा नहीं कि जॉब नहीं है, राइट। तो मार्केट में ऐसे जॉब हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, प्राइवेट सेक्टर में भी है, आपको उनके स्किल के हिसाब से आपको प्रिपेयर करना होगा। प्राइवेट में जाना है, वहाँ स्किल डेवलप करना पड़ेगा। अगर आपको गवर्नमेंट में जाना है, तो वहाँ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको प्रिपेयर करना होगा। और वैकेंसी ऐसे ही, अभी ऐसा नहीं कि कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, हर बार ऐसे ही होता है, 19-20 का डिफरेंस होता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। बट हाँ, जो डेडिकेटेड होते हैं ना, वो एग्जाम निकाल लेते हैं। तो किसी और के बातों में मत आना कि यार वैकेंसी कम है, छोड़ दो, या बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा रेलवे निकल गया, इंजीनियरिंग सर्विसेज का मतलब खत्म हो गया। अरे ऐसा नहीं है यार, CPWD पहले भी बहुत अच्छा था, आज भी है। बहुत से लोगों का ड्रीम होता था, बहुत सारे पहले टॉपर्स होते थे जो रेलवे से भी पहले इसको फिल करते थे, राइट। तो वो अपनी अपनी चॉइस होती है, ऐसा नहीं कि सबका एक ही तरीके से चलते, बट हाँ, जो डेडिकेटेड होता है वो एग्जाम फोड़ देता है। ES से एक ही होता है कि ES के बाद, ES में अगर आपने इंटरव्यू भी दे दिया, मतलब नॉट नेसेसरी, नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स होते हैं, उनको NHAI हो गया और भी काफी पीसीस बहुत सारे ले लेती है, और डायरेक्ट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल लेते हैं। और इवन अब इलेक्ट्रॉनिक्स में तो B ग्रेड की भी जॉब आने लगी, जो फिल करते हैं। जैसे आपके पास जो BSNL है, BSNL में जो JTO की पोस्ट है, ग्रुप B की पोस्ट होती है, हाँ, वो 1-2 मिलने लगी। हालांकि इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स वाले थोड़े से डिसअपॉइंट भी होते हैं कि हमने ग्रुप A का एग्जाम निकाला और पोस्ट हमारी ग्रुप B की मिल रही है। पर वो तो देखो कोई दिक्कत वाली बात है, अच्छी रैंक लाओगे तो ग्रुप A के अंदर ही आपको मिल जाएगा। तो ये तो टोटल हमने डिस्कशन किया। छोटा सा समराइज कर देता हूँ कि सबसे पहले आप जब कॉलेज के अंदर हो, तो आपको अपनी एकेडमिक, और एकेडमिक के साथ में छोटी सी चीज़ें आप, या थोड़ा सा एफर्ट नॉन एकेडमिक की तरफ ही, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है उसकी तरफ भी रखिएगा, राइट। कॉलेज में सारे चीज़ों में एंजॉय करिएगा, पढ़ाई भी करिएगा, बट बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में हमेशा एक चीज़ होना चाहिए कि आपको प्रिपरेशन करना है, आपको ये एग्जाम निकालना है। रास्ते में डिस्ट्रैक्शन मिलते रहेंगे, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। दोस्त ऐसे बनाइए जो टॉक्सिक ना हो, जो आपको सपोर्ट करे आपके एग्जाम को क्रैक करने में, जो आपको मोटिवेट करे। जब आप लो फील कर रहे हो तो आपको वो एक अच्छा फीलिंग दे।
ऐसा नहीं कि पता चला डिप्रेस और जाके डिप्रेस कर दिया, राइट। ऐसे दोस्तों से हमेशा दूर है, ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट से दूर है, वो तो डिप्रेस रहेंगे, वो आपको भी डिप्रेस करके रखेंगे, राइट। तीसरी चीज, जब आप प्रिपरेशन करते हो तो सबसे पहले सिलेबस को देखिए, राइट। एग्जाम के पैटर्न को समझिए, किस तरीके का एग्जाम पैटर्न होता है। वीडियोस बहुत सारे अवेलेबल है, और मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई पेड कोर्स, इन्होंने तो यूट्यूब और यही सब वीडियो पढ़ के फ्री में एग्जाम निकाल लिया, आप लोग कर सकते हो। हालांकि पहले के टाइम में, हमारे टाइम में अगर बात की जाए तो इंजीनियरिंग सर्विसेज का में नॉन टेक का पोर्शन बहुत ज्यादा होता था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब आते थे। तो वहां पर यह माना जाता था कि अगर चीजें खत्म होंगी सीधा दिल्ली चलो, दिल्ली में बैठ के प्रिपेयर करेंगे। और जो ड्रॉपर होते थे वो हमेशा ऑफलाइन मोड में जाते थे, क्योंकि ऑनलाइन में क्या इतनी देर तक वीडियोस को देखना अपने आप में एक डिफिकल्टी फील करते थे, राइट। तो और उस समय ऑनलाइन था भी नहीं, तो बच्चे सब ऑफलाइन के लिए जाते थे। अब आपके पास चॉइस है, आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, पर आपको लगता है कि क्योंकि ये 1500-1600 घंटे का सिलेबस है, नॉन टेक और टेक को मिला दिया जाए, तो अगर आपको लगता है कि नहीं सिर्फ फुल डिसिप्लिन के साथ ही आपको पढ़ना है, तो आप ऑफलाइन में भी आप जा सकते हो, पढ़ सकते हो। ये तो आपके ऊपर टोटल चॉइस डिपेंड करता है। रिजल्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन से नहीं निकलता है, रिजल्ट पढ़ने से निकलता है। तो अगर आप ऑफलाइन में जाके माहौल बनाकर फिर पढ़ना चाहते हो तो ऑफलाइन में भी करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑनलाइन में करना चाहते हो आप ऑनलाइन करिए, आपकी चॉइस है, पढ़ना तो पड़ेगा आपको। और बस एक वजह था कि जैसे जरूरी नहीं कि आप जैसे यही सोच लगे कि मुझे फ्री ही लेना है, बहुत सारे पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। आप जैसे मैंने भी टुवर्ड्स दी एंड जब लगा था कि नहीं फ्री से नहीं हो पाएगा, तो पेड कोर्सेज ले लिए थे, क्योंकि अगर आपको डाउट हो, सेल्फ डाउट हो, कुछ भी हो, तो पेड कोर्सेज भी अब बहुत फीसेस बहुत कम हो गई हैं। अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है उसकी दिक्कत नहीं होती है। पेड फीस कोर्स बहुत भी कम है। मैं फिर भी नहीं सजेस्ट करूंगा, हाँ, बट फिर भी individual ये आपकी चॉइस है। पेड कोर्स की प्राइस तो ऐसा है कि यार हमारी अगर आप प्राइस हाँ, देखोगे तो बहुत 5000 कम है। 6000 के अंदर प्राइस हो जाती है पर ईयर के हिसाब से आप देखोगे तो। ऑफलाइन का भी सेंटर, हाँ। ऑफलाइन का भी मेरे ख्याल से जितना मार्केट में सब जगह दिख रहा है उसकी हाफ ऑफ प्राइस जो है वो अब गेट वाला की ऑफलाइन की भी प्राइस है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन सारी फैसिलिटी अवेलेबल है अफोर्डेबल प्राइस के अंदर, बट फिर भी करना नहीं करना ये आपकी वो चॉइस है आपके यार। ऊपर ये किसी मतलब ये मत समझो कि कोचिंग ज्वाइन करोगे तभी हाँ। एग्जाम निकलेगा, राइट। ऐसा नहीं है, पढ़ोगे तो एग्जाम निकलेगा, भले ज्वाइन करो या ना करो, बस पढ़ना जरूरी है, राइट। इसी के साथ साथ लाइफ में जैसे ब्रेकअप वाले भी बात आई थी, आती रहेगी चलती रहेगी, इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए, अपना ड्रीम बनाइए, फोकस्ड रखिए। इंटरव्यू पहले रिटर्न विटर्न क्लियर किए, उसके बाद इंटरव्यू के लिए मॉक आप पहले से रखना। जैसे हमने आईजीपी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम रखे थे, बहुत सारे बच्चों ने दिए, उनको फीडबैक मिला, जैसे इन्होंने बताया पोएट्री वाली बात बताई इन्होंने, प्रोजेक्ट से भी रिलेटेड पूछा ही गया होगा आपको। तो ऐसे बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाते हैं, राइट। तो ये आपको देना चाहिए। जैसे सॉरी प्रोजेक्ट की, जैसे जो मेरा असली बीटेक प्रोजेक्ट था, तो वो मतलब यहाँ के डैफ में बीटेक प्रोजेक्ट नहीं लिखते, तो जब यहाँ का मॉक दिया था तो जो असली बीटेक प्रोजेक्ट था मैंने वो बताया था, तो उस पर बहुत ग्रिल हुआ, उससे समझ आ गया कि इस पे तो मैं नहीं प्रिपेयर कर सकता हूँ। तो उसको चेंज किया। फिर मैंने अपने दोस्त का बीटेक प्रोजेक्ट उठाया, वो पढ़ के गया, असली इंटरव्यू में फिर उसके बारे में बताया। तो देखो ये मॉक की बहुत बड़ी रही मॉक मतलब अगर शायद जाते तो वो हो सकता है कि उस टाइम ड्रिल जो है ना वो वहाँ ज्यादा हो जाता। तो जो वो बता रहे थे ना कि 12 क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया, वो हो सकता है उस क्वेश्चन पे अगर 2-3 पूछ लेता 10 से नीचे आ जाते क्वेश्चन। तो फिर भी, और एक चीज और जो आपको सीखने को मिला कि यार इंटरव्यू का आप अपने हिसाब से डायरेक्ट करते हो, आप हर एक क्वेश्चन के बाद थोड़े थोड़े से लीड छोड़ते रहिए ताकि वो उसको पकड़े और उस पर क्वेश्चन पूछे। ऐसा नहीं कि आप सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर सही जवाब दोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा, राइट। इसरो तो सर एक टेक्निकल पेपर है भाई, और इसरो के अंदर मुझे याद है अगर मेरे से 20 क्वेश्चन पूछे गए तो 20 में से मैंने 4 या 5 के आंसर दिया, पर नॉन टेक्निकल सारा दिया। अंकित सर ने भी जैसे सेम मॉक में, जैसे यहाँ के मॉक में था कि मुझे थोड़ा ईगो पे ले रहा था मैं कि अरे मतलब इतना अच्छा डैफ है मेरा तो मैं आंसर नहीं दे पा रहा हूँ। फिर अंकित सर ने मेरी साइड में लेके उन्होंने अपना एक स्टोरी बताई थी कि सर ने भी अपने टाइम में बहुत नो गए थे, शायद 40-50% ही यस किया था, बाकी सब नो। उनकी तब भी उनकी इंटरव्यू में 140-150 प्लस उनके मार्क्स थे अंकित सर के इंटरव्यू में। तो सेम मैं भी सोच के गया था कि ईगो पे नहीं लेना, आपको नहीं वहां पे अंकित सर भी उस समय का वन ऑफ द हाईएस्ट इंटरव्यू वाले मार्क्स थे। तो वही गेस, जैसे वहां पे गेस नहीं करना, वो अगर सवाल पूछ रहे हैं तो उनको उसका आंसर पता है, तो गेस वहां पे वो। और पैनल में भी यहाँ पे वही लोग थे जो पहले से ही एक्सपर्ट थे, जैसे मैं भले बादल सर की जैसे आपने बात करी थी, बादल सर हो गए, अंकित सर हो गए, विनोद सर हो गए, जिनके तो अब देखो जैसे मैंने बोला ना गेट का जैसे एग्जांपल में विनोद सर का एग्जांपल देखो, गेट में AIR 1 और ESC के अंदर ऑल इंडिया रैंक 3 या 4 था उनका, 4 है उनका। तो ESC भी निकाला, गेट भी निकाला, तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो ये मत समझो कि दोनों निकल सकते, दोनों टेक्निकल पेपर है, दोनों भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट हाँ, पढ़ना तो पड़ेगा, राइट। बिना पढ़ाई कुछ नहीं होगा, राइट। तो काफ़ी कुछ हमने आपको बताया है, और भी फिर भी अगर आप लोगों की और भी कोई क्वेरीज है तो आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा। कुशाग्र, मैं, हमारी टीम पूरा उसका रिस्पॉन्स करेगी, आपका आंसर देगी। तो कुशाग्र, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू कि आप बच्चों को गाइड किया, और आपकी इस पॉडकास्ट को देख के बहुत से लोग ड्रीम बनाएंगे, और मेरे ख्याल से उनको कुछ ना कुछ तो आइडिया लगेगा कि यार कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे जाना है, और किस तरीके से कुशाग्र ने जो 23 रैंक लाया ना, इसमें से 1 डिजिट को कम करना है। तो वो होप आप लोग कर पाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।